बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक हैलेनिक उर्दू टीवी सर्विस एथन ग्रीसियों चौधरी जाजना सब वेखण वालियां नूं सलाम। और मेरे नाल अज असां ने मेहमान इलियास खरोनो बोलो पेरीफेरिया एथनस ने इंचार्ज असां नाल मौजूद। असीं बहुत ज़्यादा इन्हां ने शुक्रगुजार हाँ कि स्पेशल असां दूसरी बारी ये टाइम दे रहे हैं और असां ने स्टूडियो जो तशरीफ लैके आए ये अल्लाह ताला ना करम है और तुसां दियां दुआवां। और सब तो ज़्यादा शुक्रिया मैं अदा करसा अपना जुल्फकार भाई साहब ना कि जुल्फकार भाई साहब ने बहुत ही वड्डी कोशिश है कि इतनी ज़्यादा सानू सपोर्ट दे रहे और उस चों वड्डी जी है जी सपोर्ट अपना इमिग्रेशन अमूर ने माहिर सैयद मोहम्मद जमील शाह साहब कि अल्लाह ताला इन्हें लंबी जिंदगी दे। मैं इस वास्ते थोड़ा जहा बोल रहा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हाँ कि इतना मतलब है कि शाह साहब कार्य अपने पाकिस्तानी लोगों और भी दूसरी कमेटी के लोग ये बड़ी बड़ी जी है साढ़े गल है। तो मैं एक बार फिर अपना शाह साहब जुल्फकार भाई और इलियास खरोनो बोलो का शुक्रिया अदा करता हूँ जो स्पेशल जो हमारे प्रोग्राम में दूसरी बार आए हैं और हमने रिक्वेस्ट की है क्योंकि लोगों के बहुत ही ज़्यादा मसले मसाइल हैं यहाँ पे। और हमारी एक ही कोशिश है कि हमारी जितनी भी कम्युनिटी के जो दूसरी भी कम्युनिटी के लोग हैं उनकी भलाई होनी चाहिए। तो आप हमारे लिए दुआ कीजिए और हम आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह करे आपके मसले मसाइल हल हों। तो जी बिस्मिल्लाह शाह जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मोहतरम प्यारे नाजरीन तमाम कम्युनिटीज़ के पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, अफ़गानी, फ़िलिपींस और दूसरी अरब और अफ्रीकन कंट्रीज़ के जहाँ जहाँ से भी हमें वो ज्वाइन कर रही हैं इस वक्त और हमारा प्रोग्राम बड़ी बाकायदगी के साथ देखते हैं। जिस तरीके से चौधरी साहब ने अभी बताया कि आज हमने आपसे वादा किया हुआ था हमेशा की तरह आज के हमारे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं वो अल्फ़ा एथेंस जो पेरीफेरिया है उसके वो इंचार्ज हैं मिस्टर इलियास खरोनोपोलो। आप सब इनको जानते हैं और ये हमेशा तारकीन वतन के साथ जो है इनका राब्ता बड़ा मौसर रहा है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप इनका तमाम कम्युनिटीज़ के साथ हमेशा से रहा है। और बिलखुसूस हमारे प्रोग्राम्स में इससे पहले भी जो दूसरे चैनल्स हुआ करते थे वहाँ भी ये इंटरव्यूज़ वगैरह अपडेट किया करते थे। तो बिला तख़ीर हम आज का प्रोग्राम जो है मैं पहले माज़रत आपसे मांग लूँ कि मुझे खांसी है खुश बीच में डिस्टर्ब अगर हुआ तो मैं कबल अज़ वक्त माज़रत चाहता हूँ। वायरस फैला हुआ है ये अफ्रीका से ये जो डस्ट आई हुई है इसने और ये वायरस फैला सब जगह तो ये बीमारियाँ हैं खांसी बुखार नज़ला ज़ुकाम की। एनी हो मैं इनका शुक्रिया अदा करके और एक मैसेज है सफ़ीर मोहतरम का वो मैं पढ़ लूँगा। उसके बाद फिर हम यूनानी ग्रीक ज़ुबान में ग्रीक लैंग्वेज में हम गुफ्तगू करेंगे और साथ साथ मैं उसका तर्जुमा करूँगा। और आज चौधरी साहब ने आप लोगों के सवालात भी बना के रखे हुए हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के सवालों के जवाब भी हम देंगे लेकिन कोशिश करें कि वो इनसे रिलेटेड हो पेरीफेरिया से पुरगियों से। तो इंशाल्लाह बाकी दूसरे भी हुए तो वो हम जवाब देंगे। Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλες και φίλοι. Pack Hellenic Urdu TV Service Greece. Εγώ είμαι Σαγίδ Μοχαμαντ Τζαμίλ, ο συνεργάτης μου, ο υπεύθυνος εκπομπής ο Τσόδρι Ιλιάς Αχμέτ. Και σήμερα πάλι είμαστε τυχεροί και όπως πάντα σας έχω εξηγήσει πρόλογο μου στο Ουρδού ότι ο κύριος Ηλιάς Χρονόπουλος, ο μπροστάμενος δευτής Αλφα Αθήνα της περιφέρειας, από καιρό πάντοτε είναι δίπλα τους μετανάστες. Πράγματι σε άλλες εκπομπές ερχόταν, μας φώτιζε, μας ενημέρωνε και σήμερα τον παρακαλέσαμε και ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χρονόπουλε, καλώς ήρθατε. Πολύτιμο χρόνο σας βέβαια με την ελλαγή το σύστημα που θα μιλήσουμε και θα ενημερώσουμε έχετε βγάλει χρόνο αλλά είναι πολύ σημαντικό για να σημερινή εκπομπή για να ενημερώσουμε το κόσμο. Αυτό είναι σκοπός την εκπομπή μας, σωστή και έγκυρη πληροφόρηση και ενημέρωση ώστε να αποφύγουν από τα διάφορα κυκλώματα. Λοιπόν, ο κύριος πρέσβης έστειλε πολλά συγχαρητήρια θερμά σε εσάς. Θα το μιλήσουμε και όλα. Κάποια στιγμή μου είπε ότι θα σας φέρω το περιφέρεια να σας δει και από κοντά. Γίγη, Χάλεντ Ουσμάν Κέσσασα είναι ο πρέσβης δικός μας εδώ. Άγιος άνθρωπος, πράγματι με κυριολεξία. Λοιπόν,
Πριν να ξεκινήσουμε, κύριε Χρονόπουλε, εγώ θέλω να πούμε για να μην διακοπτεί και θα είμαστε συνέχεια εδώ, εγώ θέλω να δώσω ένα μήνυμα που έστειλε ο πρέσβης για το κοινό και αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Nazrin, परसों 3 तारीख को जुमे वाले दिन सफ़ीर साहब की रहायशगाह पर जिस तरीके से वो अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं, कामयाबियों के झंडे गाड़ रहे हैं, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियों से मुख्तलिफ जो सफारतकार हैं यहाँ, उनसे हर रोज़ उनसे मीटिंग हो रही है और बाकी जहाँ मामलात हमारी बरादरी के हैं वहाँ उसके अलावा वो अपने मुल्क के लिए भी जो उनका फ़र्ज़ है उससे वो गाफिल नहीं है। और बाकी जिस तरह यूरोप में और दूसरे मुल्कों में और बिलखसूस यूनान में हमारी पाकिस्तान की औरत का मुकाम जो है उसको बड़ा गड़बड़ करके पेश किया हुआ है। इस पर सफ़ीर मोहतरम ने खसूसी नशिस्त अपने घर जो है वो मुनक्कद की और जिसमें मैं ये वो एज इट इज़ जो स्टेटमेंट है सफ़ीर मोहतरम का वो मैं पढ़ रहा हूँ। आज एम्बेसी रेजिडेंस पर गेट माई कंट्री के अनवान से एक इवेंट का इनकाद हुआ जिसमें मंदरजा ज़ाइल तंजीमों और मेहमानों ने शिरकत की। लेडी एम्बेसिडर्स और सफ़ीरों की बेगमात, वुमेन इंटरनेशनल क्लब, PCM क्लब ऑफ ग्रीक वुमेन, पाकिस्तानी ख़वातीन, यूनानी लेडी जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी सहाफ़ी बरादरी। इस इवेंट में पाकिस्तान का तारफ़ मंदरजा ज़ाइल हवालों से करवाया गया। पाकिस्तानी ख़वातीन, पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी ख़वातीन का हर शोबे में रोल, कश्मीर का मसला, हुकूमत पाकिस्तान का पुरअमन पड़ोस पॉलिसी, पाकिस्तान का इकनॉमिक और दफाई पोटेंशियल। तमाम मेहमानों ने इस इवेंट को बेहद सराहा। इससे पाकिस्तान का मुस्बत पहलू उजागर करने में मदद मिली है। कुछ तंजीमों की हेड ख्वातीन ने इस इवेंट को दोबारा होस्ट करने का तकाजा भी किया है। मैं यूनान में बसने वाले पाकिस्तानियों से दरख्वास्त करता हूं कि दुनिया में बदलते हुए हालात के तकाजों को समझने की कोशिश करें। मुल्क से बाहर हर पाकिस्तानी पाकिस्तान का सफीर होता है। अगर आप पुरअमन रहेंगे और एक दूसरे की इज्जत करेंगे तो आपका अपना और पाकिस्तान का वकार बुलंद होगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश खुरम और आबाद रखे, आमीन। ये सफीर मोहतरम का पैगाम था और ये इवेंट इतना ज़बरदस्त ये इवेंट हुआ कि इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में हम इसकी तफसील बयान कर देंगे। तफसील तो इसको बता दी है उनकी इस स्टेटमेंट से और हम मुबारकबाद देते हैं अपनी पूरी बरादरी की तरफ से, ख्वातीन, बच्चों और पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से सफीर मोहतरम और बेगम साहिबा का तहे दिल से मशकूर है और खराज तहसीन पेश करते हैं। और ऐसे इवेंट हमने वहाँ प्रपोज और दूसरी लेडीज ने जो शफीक साहब ने कहा है कि नेक्स्ट इवेंट जो होगा वो यूनानी पार्लियामेंटेरियन जो लेडीज हैं, उसके अलावा जो बिजनेस वूमेन हुकूमती अदारों में जो लेडीज हैं और लेडीज जर्नलिस्ट जो है यूनानी इंटरनेशनल मीडिया, उनके लिए वो इवेंट इंशाल्लाह और बड़े पैमाने पर करेंगे। शुक्रिया बहुत-बहुत Σφύρο Μότρον. Λοιπόν, επειδή 3 το μηνός Παρασκευή ο πρέσβης στο σπίτι του γυναίκα του είχε μαζέψει όλες τις εκπρόσωπο γυναίκες από τις πρεσβείες και δημοσιογράφοι και από τους οργανώσεις Ελληνίδες ή διεθνείς τους γυναικών, ώστε να δείξει την εικόνα πραγματική για το Πακιστάν και για τη ρόλο της γυναίκας στο Πακιστάν. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό και ενημερώθηκε και έκανε πολύ ωραία παρουσίαση ο κύριος πρέσβης και έτσι πέτυχε αυτή την εκδήλωση και αργότερα θα κάνουμε και έτσι. Αυτό είναι ρόλος σε ένα πρέσβη και όλους μας δηλαδή. Λοιπόν, κύριε Χρονόπουλε, να έρθουμε τώρα στο θέμα. Όπως σας είπα προηγούμενος ότι από 15 Φεβρουαρίου μέχρι 22 Φεβρουαρίου είχαμε κλείσει όλες τις περιφέρειες, όλη την Ελλάδα. Τι κάνατε, πήγατε διακοπές, πήγατε μπάνιο? Παρότι έφτιαξε ο καιρός και δεν έχει τόσο κρύο πλέον, ναι. Δεν πήγαμε για μπάνιο, απλά σε όλη την Ελλάδα άλλαζε το πληροφοριακό σύστημα και ξεκινούσε από την αρχή καινούργια εφαρμογή και για την μετανάστευση αλλά και για την ηθαγένεια. Και ξεκινήσαμε από τις 23 Φεβρουαρίου και μετά να δουλεύουμε και να εκδίδουμε καινούριο τύπο άδειας διαμονής
σε ηλεκτρονική κάρτα πλέον. Όπως είναι στην Ευρώπη. Όπως είναι στην Ευρώπη, όπως είναι και οι πιστωτικές κάρτες ή τα διπλώματα οδήγησης πλέον. Η οποία έχει βιομετρικά δεδομένα, θα πούμε στη συνέχεια τι είναι αυτά. Και μπαίνουμε, εν πάση περιπτώσει, σε μια ψηφιακή εποχή, να το πούμε έτσι, το οποίο είναι μια τεράστια αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Αυτό ξεκίνησε 23 του μήνα, σιγά σιγά με αρκετά προβλήματα, αλλά από εδώ και πέρα αυτό πήγα να ρωτήσω, ότι κάθε αρχή είναι δύσκολη, το καινούριο δεδομένο ήταν, τώρα έχει ομαλωθεί, ειδικά δική σας περιφέρεια ΑΒ είναι πολύ μεγάλη και πολύ προσωπικό. Εκεί που δεν υπάρχουν προσωπικό, Πειραιά ή άλλες τέτοιες περιφέρειες, εκεί όλοι τώρα θα καταφέρουν, έχουν εξπεράσει τα προβλήματα τεχνικά ή οτιδήποτε. Κοιτάξτε. Ο κόσμος τώρα ενημερώνεται σιγά σιγά. Ακόμα δεν ξέρουν, δεν καταλαβαίνουν πώς πρέπει να είναι, για παράδειγμα, οι φωτογραφίες που πρέπει να φέρουν. Επίσης πρέπει να δούνε ότι αυτή είναι μια διαδικασία η οποία άμα δεν γίνει και δεν ολοκληρωθεί δεν θα βγει ποτέ άδεια. Μάλιστα. Αυτά σιγά σιγά θα τα μάθει ο κόσμος. Δεν έχουμε πολλές μέρες που έχουν ξεκινήσει. Είναι σχεδόν μια εβδομάδα. नाज़रीन, अभी तक जो गुफ्तगू हुई, ये सवाल ये किया था कि जैसे हमने ऐलान किया था कि 15 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक तमाम यूनान के पेरिफेरियाज बंद रहेंगे और 23 तारीख से इन्होंने काम करना दोबारा शुरू कर दिया है। उसकी वजह ये थी कि जैसे कि यूरोप में रेजिडेंट्स जो है आबिया पारामूनी, वो कार्ड की तरह इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है, वो होता है जिस तरह आपका क्रेडिट कार्ड है बैंक का, या जिस तरह डिप्लोमा होता है मोटर का, ड्राइविंग का। इस तरीके से अब स्टिकर जो है वो तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं, वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम इलेक्ट्रॉनिक उस पे जो है वो अमल करना शुरू हो गया। इस वजह से स्टार्ट में अभी बहुत सारी चीजें जो हम आपको बताएंगे और इसके लिए और भी एक दो प्रोग्राम जरूरी हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी नई चीजें हैं जो बहुत सारे लोगों को बताने की तफसील से जरूरत है, ताकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ये बहुत डिफिकल्ट है। इसमें एक गलती भी जो है वो लेट से लेट होती जाएगी आपके प्रोसेस जो है आबिया पारामूनी लेने का। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आते हैं और इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि हमने अपने पाक हेलेनिक के पेज पर ये इंग्लिश में और ग्रीक में ये जो इसका तरीक़ेकार है ये हमने अपलोड आज ही कर दिए हैं और ये इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते के दौरान मैं पूरी कोशिश करके इसकी मोटी मोटी चीजें उर्दू में भी इसका तर्जमा करके हम पेज पर चढ़ा देंगे। इसमें हमने जो साइट है मिनिस्ट्री की, उस पेज पे वो भी हमने दी हुई है कि हर बंदा वो साइट खोल के उसमें से ग्रीक और इंग्लिश लैंग्वेज में पूरी हदायत मौजूद है। इसके लिए आपसे गुजारिश है कि किसी पढ़े लिखे जो इंग्लिश जानते हो या यूनानी जानते हो, उनके साथ बैठकर एक एक चीज को आप लाइन को अच्छे तरीके से पढ़ें, समझने की कोशिश करें। खुदा ना खास्ता कहीं समझ नहीं आती तो फिर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, हम आपकी रहनुमाई के लिए इन मामलात में इंशाल्लाह पेश होंगे. Λοιπόν, εξήγησα ότι θέλει πολύ προσοχή και όχι μόνο σημερινή εκπομπή, θα έχουμε και άλλες εκπομπές για να μέχρι να μάθετε. Είναι πάρα πολύ λεπτομέρειες και μία διαδικασία, αν δεν θα κάνετε, που θα σας αναφέρουμε παραδείγματα εδώ, θα καθυστερήσει όλη τη διαδικασία. Γι' αυτό πρέπει στο page το δικό μας έχουμε ανεβάσει και αγγλικά και ελληνικά. Μπορείτε PAK Hellenic Urdu TV सर्विस का जो पेज है उसके ऊपर जी ऑलरेडी दोनों लैंग्वेज में और वेबसाइट जो है इनका लिंक वो भी अपलोड हो गया हुआ है, अभी भी आप देख सकते हैं. लेकिन कोशिश αυτό πήγα να πω ότι όταν θα διαβάσετε, εάν δεν ξέρετε ελληνικά ή αγγλικά, πρέπει κάποιον που να ξέρει καλά τα γράμματα να τα διαβάζετε με προσοχή. Και πάλι, εάν δεν καταλάβατε, είμαστε εδώ διαθετημένοι να σας καθοδηγήσουμε και να σας ενημερώσουμε. Εμείς, επόμενες εκπομπές, όλα αυτά λεπτομέρειες θα σας εξηγήσουμε. Αγγλικά και Ουρδού, Παντζάμπι.
Αυτά τρεις γλώσσες μπορούμε να τα κάνουμε εμείς. Λοιπόν, το πρώτο βήμα, κύριε Χρονόπλε, για αυτή τη διαδικασία, είπαμε, έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά που βγάλατε στο site, και αγγλικά και ελληνικά. Αυτά τα βοηθήσουμε εμείς σαν κοινότητες, θα μιλήσω και με τους Μπαγκλαντές και με τους Ινδούς και με Αφγανούς και με άλλους βέβαια, για να δούμε, να κάνουμε μετάφραση με τις γλώσσες. Τώρα, τι πρέπει λεπτομέρειες χοντρικά να προσέχουν. Να πούμε λοιπόν τη διαδικασία. Διαδικασία. Ακριβώς. Έρχεται με τα χαρτιά να καταθέσει για να πάρετε άδεια. Έχει το παραβολό του. Οι φωτογραφίες, θέλει προσοχή, πρέπει να είναι διαβατηρίου και όχι ταυτότητας. Μάλιστα. Είναι συγκεκριμένες διαβατηρίου. Είναι 4 επί 6 πόντι. Δεν πρέπει, το φόντο πρέπει να είναι ουδέτερο, είναι συγκεκριμένες οδηγίες που μόνο ένας κανονικός φωτογράφος ξέρει. Μάλιστα. Και εδώ πρέπει να προσέχουν να μην πηγαίνουν δεξιά και αριστερά, γιατί θα χάσουν τα λεφτά τους. Ακριβώς. Και θα ταλαιπωρηθούν και θα έρχονται και θα ξανάρχονται. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε καταθέτει τα δικαιολογητικά για την άδεια. Τα δικαιολογητικά δεν έχουν αλλάξει. Όχι, δεν έχουν αλλάξει. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι έχει προσθεθεί παράβολο 16 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στα έξοδα αυτής της κάρτας, για να τυπωθεί και να διακινηθεί. Και χωρίς αυτό επίσης δεν μπορεί να καταθέσει. Είναι υποχρεωτικό να το δώσει. 16 ευρώ. Όταν τελειώσει η κατάθεση πηγαίνει για λήψη βιομετρικών. Δηλαδή, ένα δάχτυλο από κάθε χέρι, ψηφιακή φωτογραφία σκανάρεται, έχει μαζί και CD, πρέπει να έχει, υπογράφει σε ένα χαρτί και η υπογραφή σκανάρεται, όπως σκανάρεται και το διαβατήριο. Τότε μόνο έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Και για όσους εκκρεμούν τα αιτήματα, δηλαδή έχουν κάνει τα χαρτιά τους πριν ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει και αυτοί σιγά σιγά να αρχίσουν να έρχονται για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία να πάρουν τις άδειές τους. Μάλιστα. Κάποιες περιπτώσεις, όπως έχουμε τις θεραπείες ή με απορριπτικές που ξέρουμε, αυτούς τους ειδοποιούμε εμείς, αλλά γενικά στην Αθήνα για παράδειγμα έχουμε 85.000 άδειες αυτή τη στιγμή στην κυκλοφορία. Δεν μπορούμε να ειδοποιήσουμε όλο τον κόσμο. Ακριβώς. Είναι αδύνατο. Δηλαδή οι ίδιοι πρέπει να ενδιαφερθούν για τις άδειες τους. Θα έρθουν, θα κλείσουν ένα ραντεβού για τη λήψη των βιομετρικών για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Να ξέρει ο κόσμος ότι από εδώ και πέρα η διαδικασία γίνεται πιο δύσκολη και ότι θα καθυστερούν περισσότερο οι άδειες. Δυστυχώς. Είναι κάτι το οποίο δεν θέλαμε. Είχαμε καταφέρει για 2-3 χρόνια, βγάζαμε τις άδειες αμέσως. Τώρα δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν θα συνεχίσει. मैं फिर आपसे माजरत चाहता हूँ, गला खराब है, खांसी है बहुत सर। अच्छा, पहला सवाल ये था कि ये जो सारा सेटअप है इसकी इब्तदा कैसे होगी? उसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स डिकोलोगिटिका जो चाहिए आदिया पारामुनी के लिए वो वही हैं, उनमें कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं है। सिर्फ एक चीज़ की तब्दीली आई है कि जो आप पारावोलो पहले देते थे उसमें 16 यूरो का पारावोलो आपने एडिशनल अजाफी जो है वो जमा करवाना है। वो एक कार्ड की प्राइस है 16 यूरो, वो आपने देना है। अब सबसे मेन चीज जो है वो है फोटो, आपकी तस्वीर। मैं परवीन कुमार साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने वो खुद गए अपनी बीवी के साथ पेरीफेरिया में, लेकिन उनकी बीवी का उन्होंने फोटोग्राफ जो थी वो रिफ्यूज कर दी। उसकी वजह क्या थी कि उन्होंने यहां वो नथ पहनी हुई थी और यहां बिंदिया लगाई हुई थी। ये सख्ती से मना है। तमाम ख्वातीन, बच्चियां बिल्कुल प्लेन चेहरा उनका हो, उसके बगैर अलाउ नहीं है, इजाजत नहीं है, किसी किस्म की फोटो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ना यहाँ वो जो भी आपने ये कोका लगाया है, कुछ भी चीज है, या यहाँ बिंदिया लगाई हुई है, कोई भी ऐसी चीज जो है चेहरे पे सामने वो नहीं होनी चाहिए। इवन कांटे, जब आप तस्वीर खींचेंगी ये कांटे भी आपने उतार के तस्वीर खिंचवानी है।
और तस्वीर जो खिंचवानी है वो बड़ी स्पेशल, जिस तरह ग्रीक पासपोर्ट या आप अपने पासपोर्ट के लिए फोटो खिंचवाते हैं, प्रोफेशनल फोटोग्राफर के पास आप जाएं। इंशाल्लाह इस पे हमने बकायदा इस जो पेपर है इस पे लिखा हुआ है कि किस तरीके से आपने जो फोटो जो है वो करनी है, डायमेंशंस एंड पेपर क्वालिटी, ये स्टार्ट होता है। उसके बाद है प्रॉपर वे टू टेकिंग फोटोज, ये पूरी तफसील है, हेडिंग है, इसमें सारा तरीकेकार लिखा हुआ है। फर्दर मोर और जो जो चीजें यहां है उनके मतलब लिखा हुआ है। फिर लिखा है चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर्स ओल्ड एंड बेबीज, उनके लिए क्या है वो भी लिखा हुआ है। उसके बाद है डायमेंशंस, पोज, फोटोग्राफ्स जो है किस तरीके से आपने पोज कैसा होना चाहिए वो भी तफसील लिखी हुई है, ये बड़ी जरूरी है। उसके बाद है एक्सप्रेशन, जब आप तस्वीर खिंचवाएंगे आपके एक्सप्रेशन तासरात चेहरे पे कैसे हो, अब इससे अंदाजा लगा लें। जिस तरह मिस्टर इलियास ने बताया कि ये प्रोसेस बहुत मुश्किल हो गया हुआ है, अब ये आसान नहीं है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होगी। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉट एक्सेप्टेड एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन काबिल कबूल नहीं होंगे, कंप्यूटर रिफ्यूज कर देगा, उनकी तफसील भी यहां लिखी हुई है। उसके बाद है एग्जाम्पल्स ऑफ नॉट रिकमेंडेड एक्सप्रेशंस, जो मंजूर नहीं, कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसकी भी यहां तफसील लिखी हुई है बकायदा। बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए आपकी तस्वीर का, शैडोज इन द आईज, ये जो मस्कारे और ये आंखों में जो आप लेंस ये लगाते हैं, इसका भी तफसील लिखी हुई है कि नहीं अलाउड। बैकग्राउंड सेमिनेंस जी, सब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड लाइटिंग, हॉट स्पॉट्स, ग्लासेस, चश्मे जो लगाते हैं मेरी तरह, उन नजर के दूसरे, उसके लिए भी हदायत है। उसके बाद है डार्क ग्लासेस और सन ग्लासेस आर एक्सेप्टेबल ओनली फॉर मेडिकल रीजंस, इन डिफरेंट सिचुएशन दे मस्ट बी टेकन ऑफ। अगर बहुत ज्यादा मेडिकल रिकमेंडेशन है डॉक्टर्स की, उस सूरत में आप रख सकते हैं, लेकिन उसका पिस्तोपिती को वो होना चाहिए, उसकी भी तफसील लिखी हुई है यहां। आइस बैंडेजेस, वो भी उसके मुतालिक लिखा हुआ है, नॉट एग्जैगरेटेड और डेफिशिएंस एक्सपोजर, फोकस एंड डेप्थ ऑफ द फील्ड। अब देख लें कि कंप्यूटर का जमाना, इलेक्ट्रॉनिक जो है वो कहां पहुंच गया हुआ है। अब ये यूनान आज इसकी इब्तदा कर रहा है, यूरोप सारा तो कब का इसको कर चुका हुआ है। उसके बाद है अननेचुरल कलर, कलर और टोन ऑफ ग्रे ग्रेडेशन, एक्टिनिक डिफॉर्मेशन ऑफ द कैमरा लेंसेज, ये सारी, और ये इसमें बकायदा तफसील भी दी हुई है विद स्केच के, ये सारी चीजें हैं, इसका आपने जो है वो ख्याल रखना है। और उसके बाद हम आगे चलते हैं कि पेपर्स आपने लाने हैं, फोटो, उसके बाद फिंगर आपके ये उंगलियों के साथ वहां इलेक्ट्रॉनिक वो होगा, वो जो पहले जमाना होता था ना, वो कालक लगा के स्याही वगैरह तो फिर आप फिंगर देते थे, वो नहीं है। अब इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, वहां बकायदा आप यहां रखेंगे, वो आपके फिंगर ऑटोमेटिक आएंगे सारी उंगलियों के, पंजे के। उसके बाद फिर आपके पासपोर्ट की फोटो कॉपी, वो भी वहां आप मशीन पे रखेंगे, वो स्कैन होगी, वो भी कंप्यूटर में आएगी। उसके बाद वो आपको देंगे वहीं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जहां आप दस्तखत करेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक पेन से आप दस्तखत करेंगे, वो दस्तखत भी आपके फीड हो जाएंगे। यानी अब ये सारी चीजें बड़े अच्छे तरीके से हम इंशाल्लाह ताला, मैं चौधरी साहब, हमारे यही फैसला हुआ है जी प्लीज, ये जो चीजें हैं इस पे हम लगातार 2-3 हफ्ते भी हमें करने पड़े तो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला जी चौधरी साहब, क्योंकि एक हमें क्या या ना शाह साहब, वो यूएसए जो सवाल आया जी राजा तनवीर साहब ना जी, जी राजा तनवीर साहब वो लिखा जी, शाह जी अंग्रेजी लिखे ने, मैं अंग्रेजी में पढ़न लगा खैर ही करें, लिखे ने जी राजा तनवीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत मेहरबानी तुसी यूएसए भी साडा प्रोग्राम करने के अमेरिकी जी यूएसए। अच्छा जी, उन्होंने लिखा जी कि शाह जी अंग्रेजी में पढ़न लगे होना, आई हैव परमानेंट रेजिडेंस, ठीक है, ऑन पाकिस्तान पासपोर्ट, बट नाउ आई एम यूएस सिटीजन, कैन आई चेंज ऑन यूएसए पासपोर्ट? Yeah, of course. Of course. Yes,
Because ναι, έχει όριστο χρόνο άδεια παραμονή στο διαβατήριο πακιστανικό και ρώτησε ότι αν μπορώ εγώ να αλλάξω, να πάρω αμερικανικό διαβατήριο, εάν έχετε εκεί άδεια παραμονή αμερικανική, green card ή νόμιμα καθεστώς, μπορείτε με τον νόμο της Αμερικής να το δείτε. Αυτό δεν έχει καμία σχέση αν έχετε άδεια παραμονή. Αυτή θα ακυρωθεί όταν θα πάρετε εσείς αμερικανικό διαβατήριο και άδεια. Αλλά καλό είναι, έτσι πρέπει όλοι οι πολίτες, όταν είστε έτοιμο και θα πάρετε αμερικανικό άδεια παραμονή και το διαβατήριο, να στείλετε έγγραφο στις περιφέρειες από που έχει βγει η άδεια παραμονή, ώστε να ακυρώσουν. ऐसी देनी ने के प्रणोपला शादी दुआ सवाल लगे आज पढ़ के नहीं है जी, जी, एक जी। दो सवाल है ना फिर उसकी बात शुरू करने हैं जी, जी। अगर जी माजिद हुसैन साहब जी माजिद हुसैन साहब का सवाल है जी कि पासपोर्ट जो है ना लंबी मुद्दत वालों को जो 1998 हो गए शाह जी जी, जी। कि इनको पासपोर्ट कब दे रहे हैं इसका जवाब हम बाद में देंगे जब ये इसमें टॉपिक है ठीक है, सर। नेशनल का सही। उसमें फिर हम फिर जवाब आप देंगे। continue मैं सवाल, बिल्कुल जरूर please। हो जाएगा ठीक है। देखो ερώτηση ήταν ότι από 98 είναι νόμιμος εδώ για να πάρει εδώ ελληνικό διαβατήριο ή εξώρο. Τη διαδικασία είναι, του είπαμε, θα τα αναφέρουμε μετά. Πρώτα να έχω εξηγήσει με τη φωτογραφία, το διάβασα αυτά, για τα αποτυπώματα και δικαιολογητικά. Και για το επιπλέον παράγωνο 16 ευρώ. Να πάμε κάτω. Να πούμε επίσης ότι οι άδειες που έχουν βγει συνεχίζουν και ισχύουν. Αυτοί που έχουν σαν στίκα. Όσες άδειες βγήκαν μέχρι και 14 Φεβρουαρίου είναι με τη μορφή στίκερ αυτοκόλλητο. Αυτές μέχρι να τελειώσουν, μέχρι να λήξουν, ισχύουν κανονικά όπως καινούργιες. Δεν καμία διαφορά. Οπότε ο κόσμος να μην νομίζει ότι πρέπει αμέσως να αλλάξει την άδεια, γιατί δεν χρειάζεται. नाज़रीन, जिन लोगों के पास पहले से आदिया पारामोनी यानी स्टिकर हैं 14 फरवरी तक, उसके बाद क्योंकि बंद हो गया था, जाहिर है नया सिस्टम चल पड़ा है, लेकिन जिन लोगों के पास स्टिकर हैं वो बिल्कुल उसी तरह रहेंगे, उनका स्टेटस बिल्कुल उसी तरह रहेगा जिस तरह नए कार्ड्स का है। आप दौड़े नहीं। जब आपका आदिया पारामोनी स्टिकर खत्म होने लगेगा, उससे पहले एक माह आप अपने अपने पेरिफेरिया में जाएं, फिर आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। लेकिन जब तक आपके आदिया पारामोनी, चाहे वो 5 साल अभी बाकी हैं, 10 साल बाकी हैं, आप इंतजार करें, आपका स्टेटस वही रहेगा। आपको जो सहूलतें उस रेजिडेंस पे आदिया पारामोनी पे हैं वो ही रहेंगी। आपको आने की जरूरत नहीं, या आपका पासपोर्ट खत्म हो जाए फिर आप जाएं, तब आपको वो फिर όταν τελειώσει διαβατήριο του και όταν θα πάρει καινούριο διαβατήριο και θα έρθει στην περιφέρεια και με αυτή την περίπτωση θα πάρει कन्नूरियो कि जब आपका पासपोर्ट खत्म हो जाएगा आप रिन्यू करवाएंगे नया पासपोर्ट, जब आप जाएंगे पेरिफेरिया, ये आपको लाजमी है कि नए पासपोर्ट के लिए आप पेरिफेरिया जाएं, वहां पर आपका स्टिकर खत्म होकर नया कार्ड का सिलसिला आपसे शुरू होगा। Λοιπόν, μετά, τώρα εδώ αυτή όλη τη διαδικασία που είναι, πολλοί κόσμος φοβάται, έχουν επιφυλάξεις, επειδή δεν έχουν την ενημέρωση, αφού τα έχουμε αποτυπώματα εκεί στις περιφέρειες και φοβούνται και μήπως είχαν παλιά αποτυπώματα, όχι εγκληματικά ή δικαστικά, απλώς διοικητικά. Θα έχουν κάποιο πρόβλημα? Όχι, δεν είναι πρόβλημα. Εμείς δεν είμαστε αστυνομία, δεν συλλαμβάνουμε κανέναν. Αυτά είναι μόνο γιατί απαιτείται πλέον στο νέο έντυπο να ξέρουμε ότι είναι του ίδιου. Και να μην μπορεί αυτό το πράγμα κάποιος να το πειράξει και να το αλλάξει. Αυτό είναι. आप लोगों का ये सवाल थे, बहुत सारे लोगों के तफज़ात थे कि भाई अपना इसमें फिंगर होंगे पेरिफेरिया में, तो बहुत सारे लोग घबराए हुए थे कि भाई अगर फिंगर होंगे तो खुदा ना खास्ता उनकी अगर पहले फिंगर हुए हैं गैर कानूनी कागजात के लिए, खुदा ना खास्ता कोई अदालती या सजा या जराइम के नहीं, लेकिन जनरली जस्ट इलीगल, वो जो है वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो ये बताया मिस्टर इलियास ने कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पेरिफेरिया पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है।
पेरीफेरिया, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन की रिक्वायरमेंट है, ये फॉर्मेलिटी है उस पेपर की, उस सिस्टम की जो कार्ड निकलता है। बेधड़क होकर आप फिंगर देंगे वहां, और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, पेरीफेरिया को ये इख्तियार नहीं है चेक करने का, अनलेस कोई बहुत बड़ा मुजरिम या कोई ऐसी चीज ना हो, और उसके अलावा कोई किसी किस्म की घबराने की जरूरत नहीं है। ये डॉक्टर तार शाह जी आया तो काफी 2-3 बार मैसेज आ चुका पड़े प्लीज यार नहीं ना, अजय भी मेरे को ये वसीमा क्या कर थोड़ा इशारा समझ लैपटॉप क्या कर थोड़ा दूर है ना, थोड़ा क्या कर ना ये शायद δεν έχω το γιαγιά μου το... Λοιπόν, κύριε, εγώ ήμουνα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, από 1998 μέχρι 2011. Έχω και ένσημα, αλλά τώρα βρίσκομαι στο Πακιστάν. Πώς μπορώ να πάρω βίζα από ελληνική πρεσβεία στο Ισλαμαμπάντ για να γυρίσω Ελλάδα και να βγάλω τα χαρτιά μου από περιφέρεια, κύριε Χρονόπλε. Πού είναι, εδώ, περίμενε. Περίμενε, μείνε. Sorry, Περίμενε. Γιατί δεν πάει πάνω. Εδώ. Κύριε Χρονόπλε, σας παρακαλώ να με φωτίσετε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Είναι ο γιατρός, είναι, εδώ έχει σπουδάσει γιατρός, στο ελληνική πανεπιστήμια και παντού. Ήταν εξαιρετικός άνθρωπος εδώ στην κοινότητά μας, ο Dr. Taher. Τώρα καταλάβατε τι μπορεί ο άνθρωπος έχει. Πότε έληξε η άδεια, δεν ξέρουμε. Η άδεια που έχει ισχύει ή έχει λήξει? Όχι, έχει λήξει μέχρι τις 2011, ναι, από το 1998. Άρα λείπει πολλά χρόνια από την Ελλάδα. Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι ο συγκεκριμένος. Υπάρχει δυνατότητα νομοποίησης, αλλά σε όσους λείπουν 2 χρόνια και κάτω. Dr. Saab, δυστυχώς για αυτές τις περίπτωσεις δεν υπάρχει κάποια νομοθεσία, μόνο εάν έχετε προσωπικές ή κάποιον μέσον στο πρεσβεία ελληνική, αυτοί τι θέλουν δικαιολογητικά, να ολοκληρώσετε τα δικαιολογητικά, και εάν αυτοί θεωρούν ικανοποιημένοι από το αίτημά σας, να σας δώσουν μια visit visa ή τουριστική visa. Και με αυτή μπορείτε να έρθετε και να δείτε τι μπορείτε να κάνετε ενδιάμεσα στη διάρκεια της βίζας. Dr. Saab, thank you very much. Λοιπόν, προχωράμε. Αποτυπώματα τα είπαμε, ήταν αυτό πάρα πολύ καλή απάντηση, γιατί όλοι ξέρετε φοβούταν αυτό για να κάνουμε εμείς αυτό. Λοιπόν, τώρα το χρόνο να πάω σήμερα εγώ πώς να αρχίσει η διαδικασία τώρα της περιφέρειες. Είχε ποθεί ότι εδώ θα είναι μόλις τα πάτε, τάκα αμέσως όλα αυτά και θα βγει αμέσως, δεν θα υπάρχει ραντεβού και τίποτα δεν θα υπάρχει. Ναι. Λοιπόν. Πλέον αυτό το πράγμα θα γίνει πιο δύσκολο. Ακόμα δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή με το που έρθει κάποιος να καταθέσει, να κάνει χαρτιά και είναι εντάξει τα χαρτιά και δώσει και βιομετρικά, σε 3-4 μέρες βγαίνει η άδεια. Δεν είναι τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Ναι. Η καθυστέρηση είναι όταν λείπει κάτι. Μάλιστα. Εκεί. Το ραντεβού πώς πάει δηλαδή? Τα ραντεβού, κοιτάξτε, ακόμα είναι νωρίς. Δεν ξέρουμε αυτό το πράγμα αν ανοίξει πολύ. Αυτό δεν το ξέρουμε. Ναι. Αυτό θα είναι ανάλογα με την υπηρεσία και ανάλογα με τον κόσμο που θα έχει. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει μόνο 1 εβδομάδα. Ναι. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι με βεβαιότητα ότι είναι τόσο, θα είναι τόσο ή κάτι άλλο. Αυτό μπορούμε να το πούμε σε 2-3 μήνες, καταλάβατε. Ωραία. आप लोगों के सवाल थे, जो सब इन बहुत लोग ये बता रहे थे. Ρέδα Κazμή Σαμπνικέ, ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους σας, ο γιατρός που μας έκανε ερώτημα. Ευχαριστώ, καλά να περνάτε, υγεία. आप ये सवाल था कि भाई ये जो नया सिस्टम बायोमेट्रिक जो शुरू हुआ है रेजिडेंस परमिट के लिए, उसमें जो है वो सिस्टम कैसे होगा, उसमें डिले होगा या वो अगर सब कुछ सही हुआ तो कितने अरसे में आर्या पारामुनी निकल जाएगा? तो इसमें अभी इन्होंने कहा कि अभी तो स्टार्ट है,
अभी कुछ भी नहीं किया जा सकता, और उसमें डिपेंड करता है कि आपकी फाइल, आपके डॉक्यूमेंट्स वो कैसे हैं, जो फिंगर हैं, आपकी तस्वीर है और ये सारी चीज़ें हैं, ये कैसे आप इसको कवर करते हैं। तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते। तो बहरहाल जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उसके मुताबिक ये जो है अमल आगे बढ़ेगा, तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। शाह जी, अनवर फिसर साहब ने एक छोटा सा सवाल है, यानी 1 साल तो 6 महीने, मुझे 1 साल और 5 महीने हो गए, मुझे क्या करना होगा? अभी तक इंतजार ही कर रहा हूँ। स्टिकर ने बारे जो नहीं 1 साल क्या जो पेपर जमा कराए ना, 7 साल स्कूल में उन्होंने पेपर जमा कराए हैं, जी जी, कहते हैं 1 साल 5 महीने हो गए अभी तक मेरा स्टिकर नहीं आया। जी जी। Ρωτάει ανθρωπιστικούς λόγους στο Υπουργείο ένα χρόνο και 7 μήνες έχει καταθέσει και δεν έχει έρθει, δεν έχει βγει άδεια παραμονή, και ρωτάει πότε θα βγει. Το Υπουργείο δεν μπορώ να πούμε κάτι. सिर्फ एक बात आपको बता दें, क्योंकि ये मिस्टर इलियास जो हैं ये पेरिफेरिया के इंचार्ज हैं, पुर्गियों के नहीं। पुर्गियों के मामला वो इंडिपेंडेंट अदारा है, वो इनका उनमें कोई अमल दखल नहीं है। अब पुर्गियों वाले जो हैं उस टॉपिक पे हम आ रहे हैं। जब ये 7 साल सबूत का टॉपिक चलेगा पेरिफेरिया में, उसमें फिर हम इसके जवाब जो है वो इंशाल्लाह ताला आपको देंगे। एक और सवाल कर देना शाह जी, मुख्तार जवाब चाहिए। लिखा जी शाह साहब, वो जिन के अभी 2 साल के स्टिकर लग चुके हैं, दोबारा वो कार्ड के लिए जाएंगे तो उन्हें कितने साल का स्टिकर मिलेगा? ये चीज ρωτάει, αφού τώρα τον απαντήσαμε, αυτό είναι το πρόβλημα, να το ακούσετε προσεκτικά. Ρωτάει ότι τώρα πρόσφατα πήρε 2 χρόνια άδεια παραμονή, εάν πάει να αλλάξει για να πάρει κάρτα, για πόσο χρόνια θα πάρει κάρτα? Φυσικά το ίδιο, 2 χρόνια। भैया उसमें कोई एक्सटेंशन आदि आपके रेजिडेंट्स की कैटेगरी चेंज नहीं होगी। अगर आपको 2 साल का मिला है तो 2 साल का ही मिलेगा। कार्ड भी वो भी 2 साल का ही मिलेगा, ना वो कम मिलेगा ना वो ज्यादा मिलेगा। लेकिन बेहतर है कि आप इंतजार कर लें, जब आपका खत्म होने लगेगा 2 साल के बाद, उससे 1 माह कबल आप जाइएगा। अभी जाने की कोई जरूरत नहीं है, खामखा आप अपने आप को भी परेशानी में डालेंगे और स्टाफ को भी डालेंगे। शाह जी एक छोटा जायदा, काफी लोगों ने ये सवाल है, बहुत ज्यादा लोगों का जो है ये इसका सवाल है। इन्होंने लिखा है जी सरफराज मोहम्मद साहब ने जी, अस्सलाम वालेकुम सर जी, मेरे पास 7 साल का सबूत है, 2009 से 2017 तक सिर्फ 2011 का सबूत नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? 2007 लेकर 2017 तक है शाह जी, 2011 इन्हों को सबूत नहीं है। ρωτάει ότι έχει 7 χρόνια δικαιολογητικά από το 2009 μέχρι 2007, μόνο ενδιάμεσα 2011 δεν έχει. Τι πρέπει να κάνει? Τα υπόλοιπα έχει όλα τα χρόνια. Δεν πειράζει, άμα λείπει ένας χρόνος δεν είναι πρόβλημα. ओके भैया, सुन लिया आपने। अगर वाकई आपके पास पहले 2009, 10, 12, 13, 14, 15, 16 ये पहले और अगले सॉलिड सबूत हैं, बीच में 1 साल का अगर सबूत नहीं है तो पेरिफेरिया में कम से कम इतनी सख्ती नहीं होगी, मुझे उम्मीद है, जैसे कि इन्होंने भी कहा है। ठीक है, इसका अब ये मतलब नहीं है कि आप 1 साल की अगर छूट मिली है, वो भी डिपेंड करता है कि आपके जो दूसरे सबूत हैं उनकी क्या वैल्यू है। वो ठोस सबूत है, अच्छे सबूत है, फिर थोड़ी बहुत जो है वो हेल्प हो जाएगी। मतवसत अली जी उन्होंने कहा अगर स्टिकर वाला पासपोर्ट गुम हो जाए तो नया स्टिकर के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? पासपोर्ट स्टिकर लगे शायद गुम गया हुआ था, ρωτάει ένας ότι αυτός έχει αυτοκόλλητο, αν χτυπά ξύλο, χάσει το διαβατήριο ή θα το κλέψουνε, τι θα αυτός όταν θα βγάλει καινούριο διαβατήριο και με τη βεβαιωσία αστυνομία, πόσο καιρό χρειάζεται να βγει άδεια? Αυτόν θα το μπει σε διαδικασία βιομετρικό. Θα δώσει βιομετρικά, παράβολο, και μετά από κάποιες μέρες θα βγει άδεια. मतलब भाई अल्लाह ना करे, अगर इस तरह का कोई केस किसी का हो जाता है, स्टिकर लगा हुआ पासपोर्ट गुम हो जाता है, तो पुलिस रिपोर्ट होनी चाहिए और फौरन पेरिफेरिया में आप इन्फॉर्म करें पुलिस रिपोर्ट के साथ, एम्बेसी से नया पासपोर्ट लें, नया पासपोर्ट वो सारा लेकर आप पेरिफेरिया जाएंगे। आप नए सिस्टम में वो बायोमेट्रिक जो है वो सारी चीजें कंप्लीट करेंगे, तो मेरा ख्याल नहीं है कि हफ्ता, 1.5, 2 हफ्ते ज्यादा से ज्यादा आपका जो नया कार्ड रेजिडेंस का वो आ जाएगा। Να πω κάτι για να καταλάβει ο κόσμος, ότι πλέον εμείς δεν βγάζουμε άδειες. Εμείς παίρνουμε τα βιομετρικά, όλα αυτά αποθηκεύονται στο κομπιούτερ, στο σύστημα,
φεύγουν για το Υπουργείο Εσωτερικών στην κεντρική βάση δεδομένων και από το Υπουργείο Εσωτερικών πήγαν στη διεύθυνση διαβατηρίων της ελληνικής αστυνομίας, η οποία και τυπώνει αυτές τις κάρτες. Αυτοί μεσολαβούν τουλάχιστον 2 με 3 μέρες για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Αυτό είναι το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται. Μετά αυτά έρχονται με courier σε εμάς και εμείς τα δούμε στον κόσμο. Δηλαδή δεν τις τυπώνουμε. Ναι, κατάλαβα. Όχι, αυτό ήταν πάρα πολύ και πήγα να ρωτήσω. Πολύ καλά κάνατε. बड़ा इन्होंने खुद ही अगला सवाल भी मेरा यही था कि जो सिस्टम पेरिफेरिया में है, पहले तो यहीं पर स्टिकर प्रिंट होते थे, बनाते थे। अब पेरिफेरिया, पूरे यूनान के पेरिफेरिया वो जो कार्ड है आपके आविया पारामुनी, वो नहीं बनाते, वो इनको इख्तियार नहीं है। वो आपकी तमाम चीजें बायोमेट्रिक लेकर कंप्यूटर में फीड होंगी। कंप्यूटर जो है वो हेड ऑफिस मिनिस्ट्री में जाएगा, पुर्गियो मेटानास्टेसी, पुर्गियो एसोटेरिकोन। वो जो है वो भेजेंगे पुलिस की मिनिस्ट्री में, जिस तरह पहले हुआ करता था, पुर्गियो डेमोसियस टैक्सियोस। जो डिपार्टमेंट है आपके पासपोर्ट का और आपके डॉक्यूमेंट्स देखने का, वो चेक करेंगे, क्योंकि कंप्यूटराइज है सारी चीजें, उसमें देर नहीं होगी। पहले साल लगता था, उसमें वो चेक करके वापस पेरिफेरिया में वो बनाएंगे। पुलिस का वो जो मैप है वो प्रिंट करेगा कार्ड, आपके फिंगर, आपकी वो फोटो और सिग्नेचर, उसके बमा और कोड जो आपका चिप होगी, वो वहां से इनको कुरियर भेजेंगे। ये फिर आपको डिलीवर करेंगे, रिसीव करके दस्तखत करवाएंगे। ठीक है, इसको हम बार बार रिपीट करेंगे इंशाल्लाह ताला। Δηλαδή, συγγνώμη για να το τελειώνω αυτό, ο κόσμος είχε μάθει π.χ. όταν άλλαζε διαβατήριο, ερχόταν το πρωί στις 9, μέχρι τις 12 μία είχε πάρει την άδειά του και είχε φύγει. Αυτό δυστυχώς πλέον δεν μπορεί να γίνει. ये जिस तरह पहले इन्होंने कहा कि कोई खुदा ना खास्ता किसी का पासपोर्ट गुम हो जाता था या आ गया, तो वो आता था सुबह 9 बजे जमा करवाता था, तो दोपहर को 12 बजे वो वहीं स्टिकर नया लेके चला जाता था। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब इनके इख्तियार में प्रिंट नहीं है। आरिया जो वो कार्ड है वो ये नहीं बनाते, ये सिर्फ रिसीव करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। उन्होंने सिर्फ चेक करना है आपके डॉक्यूमेंट्स जो कानून के मुताबिक चाहिए, वो सारी चीजें चेक करके ये आगे मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड कर देंगे। मिनिस्ट्री आगे पुलिस का डिपार्टमेंट है, वो खास महकमा है, वो उसमें सारी चीजें लगी हैं, मशीनें वगैरह सारा कुछ, उनको इख्तियार है, एक्सपीरियंस है, वो चेक करेंगे। उसके बाद वो कार्ड वहां से बनाकर इनको कुरियर करके इनको भेज देंगे जहां जहां पेरिफेरिया पूरे यूनान के। Λοιπόν, έχουμε τίποτα άλλο περί αυτό το καινούριο σύστημα να συνιστήσουμε, κάτι να τους πούμε? Αυτά για αρχή, και όταν έρχονται εκεί ενημερώνουν και βλέπουν στην πράξη ότι μπορεί να γίνει. ये जो बायोमेट्रिक सिस्टम था, इसका अभी तक तो यही है जो मालूमात थी। जैसे जैसे आगे काम बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला हम आपको नई चीजें अपडेट जो है वो करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। शायद ये फैमिली वीजा के बारे में कोई नहीं, वो इनका टॉपिक नहीं है। चलो सही वो ग्रीक फैमिली वीजे के या कोई भी अटेस्टेशन का वो इनका मौजू नहीं है, क्योंकि इनका उनसे कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं उस पे एंड में आपको इकट्ठा एक छोटा सा जवाब दे दूंगा, उस पे काम हो रहा है इंशाल्लाह ताला। शाह जी व्यूअर्स को ये भी बता दें कि तमाम सवालों का हम जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे जो मेहमान आए हुए हैं ना आज, तो ज्यादा से ज्यादा हमारी कोशिश है कि इनसे जो है ना हम जो है ना सवाल जो है आपके लिए जो हमने लिखे हुए हैं, तो नाम हम हर आदमी का नहीं ले सकते हैं, कैसे सवाल है, तो कोशिश हमारी ये है कि हमारे मेहमान जो है इनसे ज्यादा से ज्यादा हम जवाब ले सकें। यही बात है ना शाह जी? Exactly. Επειδή σήμερα είναι ο καλεσμένος εδώ και έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για σας, τα δικά σας προβλήματα και τα δικά σας ερωτήματα εμείς εδώ κάνουμε. Δεν μπορούμε να διαβάσουμε όλα τα ερωτήματά σας για την οικογενειακή παράνομηση, για την πρεσβεία της ελληνικής του Ισλαμαμπάδ ή ό,τι άλλες. Ο κύριος Χρονόπουλο είναι υπεύθυνος μόνο της περιφέρεια του. Ό,τι αφορά αυτά τα πράγματα με τις καινούριο σύστημα, ή τώρα θα αρχίσουμε δεύτερο μέρος για τα 7 χρόνια που πάει στις περιφερειές, μόνο εκεί είναι υπεύθυνος να απαντήσει, να συμβολεύει. Από εκεί και πέρα για άλλα θέματα θα σας απαντήσουμε ανάλογα μετά. Συγγνώμη που αυτή τη στιγμή σήμερα δεν θα απαντήσουμε αυτά τα ερωτήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Χρονόπουλε, αυτό το κομμάτι
Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο πράγματι και έπρεπε να γίνει πριν πολλά χρόνια, αλλά εντάξει. Πάλι καλά και που είσαστε δική σας θητεία που έχει αρχίσει αυτό το πράγμα και που έχετε εμπειρία και έχετε κάνει control όλο το περιφέρεια και τους υπάλληλους, πράγματι αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Και άλλες περιφέρειες, και το Παλίνι και το Πειραιά και άλλες Βιωτία κτλ. Και παντού κάνουν προσπάθειες βέβαια με τα δεδομένα συνθήκες. Λοιπόν, τώρα έχουμε πει και από το Υπουργείο σε διάφορες εκπομπές και την προηγούμενη εκπομπή για τα 7 χρόνια που είναι ένα μεγάλο πονοκέφαλο και για τους μετανάστες και για τους Υπουργείο και για όλους βέβαια, ότι πάρα πολύ καθυστερεί για να βγουν άδεια παραμονής. Γι' αυτό και εσείς είχατε πρωτοβουλία και εμείς εκπρόσωποι μεταναστών παρακαλάγαμε ότι δεν μπορεί τόσο όγκος ένας υπουργείο, ένα μικρό γραφείο να καταφέρει. Γιατί δεν μεταφέρεται στις περιφέρειες για να μπορέσουν να πέσει. Και τελικά έγινε, μάλλον υπουργική απόφαση. Θα γίνει. Υπουργική απόφαση βγήκε και έχουμε ακούσει 3 Απριλίου. Θα ξεκινήσει πρώτα. 3 Απριλίου θα ξεκινήσει, σε εμάς. Ναι. Μέχρι τώρα ήταν ένα σημείο για όλη την Ελλάδα. Ακριβώς. Από 3 Απριλίου και μετά τα σημεία θα γίνουν 50-55, όσες είναι τα τμήματα σε όλη την Ελλάδα. Εδώ όμως θέλω να πω κάτι που να το σκεφτούν οι αλλοδαποί, ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο και πολύ καλύτερο η πρόσβαση στην επαρχία. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος μένει στην Πάτρα, που μένει στα Γιάννενα, μένει στη Λάρισα, εκεί θα είναι πολύ πιο εύκολο να εξεταστεί η αίτηση. Γιατί δεν θα έχει τόσο βάρος. Γιατί δεν θα έχει πολύ κόσμο. Να ξέρουν ότι έχουν δικαίωμα να παραιτηθούν από το Υπουργείο και να έρθουν σε εμάς. Βέβαια, κάποιος ο οποίος έχει υπομείνει και περιμένει 2 χρόνια για να εξεταστεί η αίτηση, εάν έρθει σε κάποια μεγάλη υπηρεσία της στην Αττική, σε εμάς που είναι η Αθήνα που είναι μεγαλύτερη, είναι πολύ πιθανόν να απογοητευτεί και να στεναχωρηθεί. Γιατί δυστυχώς ο προγραμματισμός που έγινε δεν ήταν ο καλύτερος δυνατός και πέσανε μαζί με τα βιομετρικά. Η μεταφορά της αρμοδιότητας. Αυτό κατά την άποψή μου έπρεπε να έχει γίνει από πέρυσι. Για να μπορέσουμε να το φέρουμε σε μια ρεύμα. Το ότι γίνεται τώρα σχεδόν ταυτόχρονα με τα βιομετρικά σημαίνει ότι θα πάνε πολύ πίσω τα ραντεβού. Από την άλλη, όταν το Υπουργείο σταματήσει να παίρνει καινούριες αιτήσεις, θα είναι πιο εύκολο και για το Υπουργείο να δουλέψει αυτά που ήδη έχει. Οπότε να σκεφτούν πολύ καλά και να μην τους παραπλανήσουν δικηγόροι ή οποιοδήποτε άλλοι. Στις μεγάλες περιφέρειες θα υπάρχει πρόβλημα. Καλό είναι να περιμένουν όσοι έχουν κάνει χαρτιά στο Υπουργείο να περιμένουν από εκεί. Αυτή είναι η άποψή μου. Από εκεί πέρα βέβαια δεν μπορώ εγώ να απαγορεύσω σε κάποιον να κάνουν, γιατί έτσι το λέει ο νόμος. ये जो दूसरा हिस्सा था ये था कि 7 साल सबूत पे जो पेपर पेरिफेरिया में जमा कब से शुरू होंगे, वो पुर्गी की अपॉफसी इशू हो चुकी हुई है 3 अप्रैल से। ये अभी तक उम्मीद है कि 3 अप्रैल से पेरिफेरिया में वो शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ का आप ख्याल रखें, क्योंकि पूरे यूनान के तकरीबन 50 पेरिफेरिया है। जो सेंटर वाले बड़े पेरिफेरिया हैं, पीरिया हो गया, एथेंस हो गया, पालिनी हो गया, ये इस किस्म के पेरिफेरिया है जहाँ पर लोड ज़्यादा है। और जब ये बायोमेट्रिक सिस्टम का स्टार्ट होगा और 7 साल में भी स्टार्ट होगा, तो वहाँ पर 7 साल सबूत वालों के लिए जो रंडेवू है वो देर से मिलेगा। ये ख्याल रखें ज़हन में। अब जिसने पुर्गियों में तकरीबन 1.5 साल 2 साल हो गए हैं जमा कराए हुए, वो उसके लिए मशवरा है, आप पाबंद नहीं है। मशवरा ये है कि आप वहीं रहने दें, क्योंकि वहां से आप विड्रॉ जब तक करेंगे, कैंसिल करवाएंगे और पेरिफेरिया में आएंगे, तो पेरिफेरिया में शायद आपको और ज्यादा रदेबू लेना पड़े, तो और ज्यादा महीने लग जाए। जब
3 अप्रैल के बाद तमाम पुर्गियों में नई एप्लीकेशनें बिल्कुल बंद हो जाएंगी, वहां नहीं जमा होंगे, रश कम हो जाएगा और वो जो पुरानी फाइलें हैं वो तेज रफ्तार से जो है वहां उनके डिसीजन आने शुरू हो जाएंगे। ये पुर्गियों ने भी बताया है और इन्होंने भी बताया और हमें भी उन्होंने इस चीज का इन्फॉर्म किया हुआ है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप वहां से कैंसिल करवा के और भाग दौड़ फौरन पेरिफेरिया में ना कर ले। ये आपकी अपनी मर्जी है, हम इस पे पाबंदी नहीं लगा रहे, एक मशवरा दे रहे हैं। और उसमें ख्याल रहे कि पारावोलो जो है वो वही रहेगा जो पुर्गियों में आपने जमा करवाया हुआ है। पेरिफेरिया में डॉक्यूमेंट्स आपको फाइल जो है वो नए सिरे से जमा करवानी होगी। वो जो वहां पर फाइल जमा हुई है वो वापस नहीं मिल सकती। वो वहां पर उसका वो पारावोलो है, उसके सारे नंबर लग चुके हैं, वो किसी सूरत में कैंसिल हो जाएंगे, विथड्रॉ हो जाएगा पैराकीसी। लेकिन आप पेरिफेरिया में उसी पारावोलो पे जो पुर्गियों में है, पेरिफेरिया में आपके जमा होने शुरू हो जाएंगे। Λοιπόν, υπάρχει ερώτημα αρκετούς φίλοι μας. Αυτοί που έχουν καταθέσει τώρα 2016 στο τέλος στο Απουργείο και έχουν φοβηθεί ότι από το 2004 είναι πάρα πολλοί ακόμα και δεν έχουν πάρει άδεια παραμονής και έχουν και τα ένσημα 9 χρόνια, 8 χρόνια, 7 χρόνια, έχουν και δηλώσεις φορολογικές, όλα και ακόμα περιμένουν. Μπορούν αυτοί που είναι πρόσφατα με πλήρη δικαιολογητικά να έρθουν να παρατηθούν και να έρθουν στις περιφέρειες, όπου τίποτε δηλαδή που έχουν τη διεύθυνση. Αυτοί ναι μπορούν, απλά να ξέρουν ότι και πάλι δεν θα μπορούμε να δίνουμε πολλά ραντεβού. Αχα, μάλιστα. Τουλάχιστον σε εμάς θα είναι πολύ πιο εύκολο να π.χ. ας πούμε στην επαρχία, στην Κόρινθο, στην Παδιακή, στην Χαλκίδα θα είναι πιο εύκολο. Πιο εύκολο, ναι. Έτσι. Δηλαδή σε εμάς δεν θα δίνουμε πολλά ραντεβού δυστυχώς. Ναι, κάτι άλλο. Εδώ τώρα μαζί με αυτό το ερώτημα. Ναι. Στο Υπουργείο έχουν δώσει αλφαδεύτηση. Όταν θέλουν να πάνε στην περιφέρεια, δεν υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή μπορεί αυτοί να αλλάξουν καινούρια διεύθυνση, να δώσουν παράδειγμα του Χαλκίδα, Βιωτία ή Κόρινθο. Αν έχουν εκεί συμβούλιο. Αν έχουν εκεί συμβούλιο, τους φιλοξενεί κάποιος. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. अगर आप मैंने इनसे ये सवाल किया था कि भाई बहुत सारे लोग हैं जिनके पास फुल उनके प्रूफ हैं, वो 2016 के अभी उन्होंने जमा करवाए हैं पुर्गियों में। आया जिस तरह लोग डरे हुए हैं कि 2014 के लोगों ने जमा करवाए हैं, अभी तक उनके स्टिकर नहीं आ रहे, तो अब 2016 वाले जो हैं वो डरे हुए हैं कि हमारे स्टिकर इससे भी ज्यादा लेट हो जाएंगे। आया वो वहां से विथड्रॉ करके कहीं और किसी पेरिफेरिया में जमा करवा सकते हैं, बिल्कुल आप करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एड्रेस जो है, अगर फर्ज करें आपका खलकीदा पेरिफेरिया है तो वहां का आपको वो एड्रेस चाहिए होगा, या आपका सिम्बोलियो मकान का, या कोई आपको जो है वो गेस्ट उसमें रखा हुआ है फिलोक्सेनिया, वो पेफ्तिन दिलोसी, और उसके नाम का किरायानामा सिम्बोलियो होना लाजमी है. Εδώ ρωτάει από το Ζάκυνθο ότι εγώ είμαι στη Ζάκυνθο αγρότης, είμαι μαζί με τον ένα αγρότης, αυτός μπορεί να με κάνει νομοποίηση. Πήγε στην περιφέρεια και είπανε περιφέρεια ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τι πρέπει, αγροτική άδεια, τι είναι, μπορείτε να εξηγήσετε? Ο κύριος αυτός έχει χαρτιά καθόλου? Καθόλου, ναι. Παράνομος. Παράνομος, ωραία. Έχει βγει πρόσφατα μια υπουργική απόφαση η οποία μιλάει για μετακλήσεις, δηλαδή κάποιον να το φέρει απ' έξω και προβλέπει πάρα πολλές χιλιάδες θέσεις στην επαρχία για εργάτες γης. Καλό είναι να το συμβουλευτεί αυτό. Σε ποιο γραφείο? Στην περιφέρεια να πάει, στην περιφέρεια και να ρωτήσει ο εργοδότης του για να του κάνει μια μετάκληση, να τον φέρει από το εξωτερικό. Δηλαδή θα φύγει, θα του βγάλει βίζα και θα έρθει στη χώρα να δουλέψει νόμιμα.
εδώ που είχε βγει αυτή την απόφαση Είχε βγει το για 20% καλοκαίρι. μπορούσε... Είχε βγει το καλοκαίρι για όσους είχαν κάνει χαρτιά στο Υπουργείο και είχαν ότι δεν απελάβνονται και τους έδινε το δικαίωμα να εργαστούν ως εργατές γης. Αυτό νομίζω ότι έχει σταματήσει τώρα και υπάρχει απλά η διαδικασία. Μόνο μετάκληση. ये बड़ी अच्छी खबर है आपके लिए, मगर अच्छी भी है और बुरी भी है। वो ये है कि बहुत सारे लोगों ने ये पूछा हुआ था कि भाई काश्तकार जो है खेतों में लोग काम करते हैं या जानवरों के फार्मों में, एक कानून आया था पीछे कि वो जो इलीगल लोग हैं मालिक उनको लीगल कर सकते हैं। वो छोटे से वक्फे के लिए, एक पीरियड के लिए वो कानून आया था, अब वो कानून खत्म हो गया है। लेकिन एक कानून वो शुरू से है, अभी भी है, आइंदा भी रहेगा, वो है मिताक्लिसी। मिताक्लिसी यानी वो मालिक आपका ये मिताक्लिसी सिर्फ मछेरों के लिए, जानवरों के फार्मों के लिए या खेती बाड़ी काश्तकारों के लिए अलाउ है। बाकी किसी जॉब का वो मिताक्लिसी नहीं होता। वो आपका मालिक अपने इलाके के पेरिफेरिया में जाए, वहां उनको कहे कि मैंने मिताक्लिसी करनी है, यानी बाहर से मैंने अपने इस खेतों के लिए, काश्तकारी के लिए ये बंदा मंगाना है, यहां मुझे नहीं मिल रहा, तो वो उसको पूरा प्रोसेस बताएंगे, वो कंप्लीट करेगा, यहां से उसका वीजा निकलेगा। उस वक्त वो जो बंदा यहां पर मौजूद है इलीगल, वो इंडिया या पाकिस्तान जाएगा, वहां पर उसका वर्क वीजा जाएगा और वहां से वो वर्क वीजा लेकर यहां आएगा, लीगल काम करेगा। सिर्फ ये तरीका है मिताक्लिसी। इस कानून को मिताक्लिसी कहते हैं, ये शुरू से है। Αλλιώς θα περιμένετε 7 χρόνια नहीं, για να νομοποιηθεί. या 7 साल आप इंतजार करें, जिस तरह आगे इतना अर्सा कर रहे हैं, लेकिन हर साल के सबूत यूनानी अदारों के वो मस रखें, आगे सुस्ती ना करें। 7 साल सबूत पे तो टाइम गुजरते 24 साल पता ही नहीं लगता, पलक झपकते 7 साल कैसे गुजर गए हैं। तो ये तरीका है। वो खेती बाड़ी वाला जो पीरियड एक छोटा आया था वो खत्म हो गया हुआ है, इन्होंने बताया है। अब वो 20%, वही मिताक्लिसी का जो कानून था उसमें 20% इन्होंने यहां लोकल को दिए थे, लेकिन वो कुछ पीरियड के लिए था, वो खत्म हो गया। शाह जी छोटा सा सवाल है, प्लीज। क्योंकि ये काफी लोगों का सवाल है। ये माजिद हुसैन ने सवाल किया है और भी लोगों का यही सवाल हाँ है। जी। तो वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को इनके पास 5 साल का मकरन कार्ड जी। है, अब वो खत्म होने वाला है, उसको रिन्यू कराने के लिए एनसी में की जरूरत पड़ेगी? Έχουμε απαντήσει πάρα πολλές φορές σε κάτι αυτό. Δεν ξέρω πού βγαίνουν τα νέα, πάρα πολλοί, και χθες προχτές κάποιοι πήρανε τηλέφωνο και λέει ότι ήρθε καινούριος νόμος για επιμακρόν, ο οποίος έχει δίπλωμα οδηγό, αυτός μπορεί να βγάλει επιμακρόν. Είναι αστείο αυτό το πράγμα. Σε παρακαλώ να σοβαρευτείτε, μην ακούτε τέτοιες βλακίες. Δεν έχει, κύριε Χρονόπλε, πείτε εσείς μία φορά ακόμα ότι δεν έχει αλλάξει κανένα νόμος για επιμακρόν, δεν έχει αλλάξει ούτε για την άδεια που μένουν 10 μήνες τα τελευταία 5 χρόνια, δεν έχει αλλάξει τίποτα, ούτε έχει τελειώσει. Και ρωτάνε αυτή τη στιγμή ότι αυτοί που έχουν πάρει επιμακρόν για 5 ετία, τελειώνει τώρα γιατί ανανεώσει. Τι χρειάζεται, θέλουν ένσημα, θέλουν φορολογική δήλωση, θέλουν βιβλιάριο υγεία, τι. Μόνο να μην έχει λείψει 1 χρόνο εκτός Σέγγεν. Τα τελευταία 5 χρόνια. Τον 1 χρόνο. Ναι. Ή 5 χρόνια από την Ελλάδα. Και δεν χρειάζεται ανανεώσει τίποτα. Μόνο το διαβατήριο να είναι ισχύ. भैया एपीमाक्रॉन का कोई कानून नहीं आया, कोई तब्दीली नहीं हुई, उसी तरीके से है। और दूसरा अभी जो सवाल किया भाई ने कि जब उसका खत्म हो जाएगा एपीमाक्रॉन, वो रिन्यू कराने के लिए जाना है, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए सिर्फ 2 चीजों का ख्याल रखना है। कोई एनसमे नहीं चाहिए, कोई फॉरलोगी डीलोसी नहीं चाहिए, कोई और बिब्लियारियो इया नहीं चाहिए। आपका पासपोर्ट वैलिड होना जरूरी है, कोई एनसमे नहीं चाहिए रिन्यू करवाने के लिए। हाँ, एक और है बड़ी एहतियात से, आप आखिरी 5 साल में जो आपको एपीमाक्रॉन मिला है, 1 साल से ऊपर आप शेंगन के बाहर मुल्क में ना रहे हो,
यानी पाकिस्तान आप 12 महीने तक एक्सेप्ट होगा। 12 महीने से अगर आप 5 साल में ऊपर रहे हैं तो आपका एपिमाक्रोन रिन्यू नहीं होगा। ये आपको हम बार बार बता रहे हैं, किसी भी अफवाहों पे कान मत धरें। हम आपको जब हर हफ्ता यूं पल झपकते गुजरता है, बल्कि अगर कोई अर्जेंट चीज आ जाती है तो हम हफ्ते के बगैर भी हम अर्जेंट अपना ये प्रोग्राम जो है पेश करें। एक मिनट के लिए να πω ένα λεπτό. Απλά θα χρειαστεί το παράβολο για το αυτό τέλος, τα 16 ευρώ, για την ανανέωση και το επιμακρόν. Και επιμακρόν. Εκτός το άλλο παράβολο ή μόνο 16 ευρώ. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι κατά κόρον την άδεια επιμακρών, η οποία είναι η καλύτερη άδεια που μπορεί να πάρει κανείς, πρωταθλητές είναι από το Πακιστάν. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι δουλεύουν, έχουν εισοδήματα, είναι πετυχημένοι και παίρνουν αυτή την καλή άδεια. ये बता रहे हैं कि बड़ी अच्छी इन्होंने बात कही है, तारीफ भी की है हमारी पाकिस्तानी कौम की, कि ये जो एपिमाक्रोन आ दिया है, ये स्टैटिक इसके बताते हैं कि सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तानियों ने इससे उठाया है। क्योंकि इससे साबित होता है कि पाकिस्तानियों के पास कारोबार भी है, काम भी है और वो स्ट्रगल भी करते हैं। तो इसलिए ये बड़ा अच्छा साइन है कि एपिमाक्रोन सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों ने ली है। और रिन्यू करवाने के लिए जब आप जाएंगे सिर्फ 16 यूरो का आपने पाराबोलो जमा करवाना है रिन्यू के लिए, इसके अलावा और कोई शर्त नहीं चाहिए। जी शाह साहब, बस वो सवाल पढ़ने से पहले मैं बात शाह जी आपसे करना चाहता हूँ कि मैं ये सोच रहा हूँ, शाह साहब बैठा हुआ जो भाई सही जी के खुदा और नबी को हज़रत नज़र जान के कह रहा हूँ कि शाह साहब इतना जो वर्क यहाँ पे दायरे गैर में आप जो है हमारी कौम और दूसरे लोगों के लिए कर रही हैं, अल्लाह ताला इसका आपको अजर दे। और मैं बहुत ज़्यादा शाह जी, आप मेरे बड़े भाई भी हैं और हम दोस्त भी हैं आपस में, और ये दोस्ती जो है बहुत लंबी, ये सबसे ज़्यादा लंबी दोस्ती यहाँ पे हमारी चल रही है कि 27 साल से हम इकट्ठे हैं। तो 27 साल में मेरे ख्याल में 2 भाइयों के दरमियान भी इख्तिलाफ हो जाता है बार दफा, तो ये अल्लाह का करम है। तो शाह साहब ये जिस तरह आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, खासकर इलियास खरोनोपोल हमारे पास बैठे हुए हैं, यहाँ के गवर्नमेंट जो है ग्रीस के जो है ना देख लेंगे इंचार्ज, यहाँ पे हमारे पास बैठे हुए प्रेफेरिया के इंचार्ज, एथेंस के बैठे हुए हैं। शाह साहब ये छोटी सी बात नहीं है और ये लोगों की कितनी आप भलाई कर रहे हैं। हकीकत बात है शाह साहब, मैं बहुत ज़्यादा आपसे मुतासर हूँ और काफ़ी देर से ये मैं लोगों के जब सवाल पढ़ रहा हूँ और यही मैं इलियास खरोनोपोल की तरफ, सलफकार भाई और आपकी तरफ देख रहा हूँ कि यार कि बस अल्लाह ताला जिससे जो है ना अच्छा काम कराना हो, ये नहीं कि आदमी इलेक्शन लड़े कुछ करे, तो बस अल्लाह ताला सबको राय दे। शाह जी अगला सवाल है, ये इमरान हैदर साहब ने काफ़ी दफ़ा जो मेरी तरफ सवाल भेजा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेरे पास 2 साल का स्टिकर है, 10 साल के कानून में मिला है शाह जी, ठीक है ना, और अब स्कूल का भी डिप्लोमा मेरे पास कर चुका हूँ, 12 साल का मसलसल एन सीमा भी है, क्या मुझे 5 साल वाला स्टिकर मिल सकता है? Έχει πάρει 2 χρόνια άδεια παραμονή για τα δικαιολογητικά δεκαετία από το Υπουργείο. Έχει πάρει και δίπλωμα ελληνική ελληνομάθεια. Έχει 12 χρόνια ένσημα. Ρωτάει ότι μπορεί να πάρει επιμακρόν. Ναι, θέλει 12 χρόνια άδειες για το επιμακρόν. Να είναι 12 χρόνια στη χώρα με άδειες διαμονής. Αυτός πήρε τώρα για διετία. Ωραία, θα πρέπει να περιμένει στα 5 χρόνια, άλλα 3 χρόνια και μετά θα μπορεί να πάρει. इमरान भाई, आपने सुन लिया है कि नहीं, आप एपिमाक्रोन नहीं ले सकते, क्योंकि 12 साल के बेशक आपके पास सेंस में है, वो आपकी प्रॉपर्टी है, वो ज़ाया नहीं होंगे, वो आप ही के काम आएंगे, फ़ायदा है आपको, लेकिन कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। 2 साल के आदिया पारामोनी पे आप जो है वो एपिमाक्रोन नहीं ले सकते जब तक आप 3 साल और पूरे 5 साल का आदिया पारामुनी मुकम्मल होना चाहिए, गुजर जाने चाहिए 5 साल आदिया पारामुनी के, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। Cioè sapevo poi sovane. शाह जी सवाल तो बहुत ज़्यादा। शाह साहब एक είπε πριν λίγο ότι πάρα πολλοί κόσμος κάνει ερωτήματα και μας δίνει συγχαρητήρια και μου λέει ότι σκεφτόμουν σήμερα, είμαι σε 27 χρόνια φίλοι, οικογενειακοί και όλα δηλαδή συνεργάτες, μου λέει ότι βλέπω ότι για μένα ότι εγώ τόσα χρόνια εθελοντικά προσφέρω αυτό το έργο για τον κόσμο, χωρίς να με ενδιαφέρει οι εκλογές και χωρίς να με ενδιαφέρει τίποτα, και έχω διασκέσεις καλές, εμπιστοσύνη σαν και εσάς καλούς άνθρωπους δημόσιοι που είναι υπεύθυνοι και συνεργαζόμαστε άψογα, και ο κόσμος
οφειλέται από αυτό το όλο το πράγμα που κάνουμε εμείς. Και στη θρησκεία μας αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλή πράξη. Εθελοντικά που κάνεις κάτι, δίνεις σωστή και έγκυρη ενημέρωση. Και αυτό βέβαια μου λέει και ευχαριστώ και το όλοι, όχι μόνο Πακιστάνοι κύριε Χρονόπλε, όλοι οι μετανάστες, ή από Αλβανία, ή από Ινδία, Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Αφγανιστάν, Αφρική, οποιαδήποτε χώρες, ειλικρινά όταν έρχονται σε εσάς εκεί, έχετε κάνει πάρα πολύ μεγάλη θυσία, έχετε αγωνιστεί για να φέρετε την περιφέρεια Α σε αυτό το καλό επίπεδο. Δηλαδή όλοι είναι τώρα πια ευχαριστημένοι. Δεν είναι κανέναν, δεν έχω ακούσει ούτε ένα έτσι, δηλαδή σπάνια κάποιος θα είναι παραπονιάρη και αυτός, εντάξει, συμβαίνει αυτά με τα εκατοντάδες. Λοιπόν, शाह साहब ये 35 लोगों का ये सवाल है जी और ये सवाल जो है सोनू राणा जो है ना इसमें शामिल है और सोनू राणा का भी यही सवाल है लिखा हुआ जी चौधरी शाह जी व्हाइट कार्ड वालों की न्यू लिस्ट 2 महीने से इशू नहीं हो रही इसके बारे में प्लीज 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 बताएं शाह जी ये आपके लिए सवाल है शाह जी είναι για μένα γιατί λέει, ρωτάνε περίπου 35 άτομα διάφορες μέρη ότι περιμένουν αυτά τα με άσπρη κάρτα ανθρωπιστικούς στην Πετροβάλη και τα τελευταία 2 μήνες λέει δεν έχουν βάλει ακόμα πάνω στο σύστημα. Τυχαία ήμουνα και σήμερα απάνω στο Υπουργείο με τον στρατηγό τον κύριο Κορδάτο, με ενημέρωσε όλα αυτά το πράγμα, το βλέπω εγώ. Αγαπητοί φίλοι και φίλοι, δεν είναι θέμα για τον κύριο Χρονόπουλο, σας έχω πει και πριν. Αυτός είναι υπεύθυνος στην περιφέρεια. Αυτά που σας τόση ώρα που σας έχουμε ενημερώσει, που σας βοηθάμε, απαντάμε τα ερωτήματά σας που αφορά τη νομοποίηση και για την περιφέρεια. Αυτό είναι θέμα της αστυνομίας και στο Πετροβάλι. Περιμένετε γιατί είναι πάρα πολλές υποθέσεις που έχουν βγει ημερομηνίες. Πάλι θα πάνε στην Επιτροπή, Βύρωνα, Γαλάτσι, Πατησιών ή πολλές υποθέσεις έχουν πάει στα δικαστήρια για να πάρουν μια επιβεβαίωση αν δεν έχουν τίποτα σοβαρό πρόβλημα μέχρι να έρθει από εκεί, γι' αυτό καθυστερούν. Παλαιά βγήκανε πάρα πολλοί άδειες εξαιρετικούς λόγους γιατί αυτοί οι φάκελοι δεν είχαν ουσιαστικό πρόβλημα, γι' αυτό βγήκανε. Τώρα έχουν μπλοκάρει, όχι εξυπήδητες, δουλεύουν, σιγά σιγά έρχονται, αλλά έχουν πρόβλημα εκεί. Γι' αυτό περιμένετε πολλοί που έχουν κάνει συνέντευξη, ακόμα δεν έχουν βγει απόφαση από Βύρωνα, από Γαλάτσι να πάει στο Υπουργείο, τι απόφαση θα βγει, όλα αυτά πρέπει να περιμένετε. Είναι πρόβλημα, είναι λίγοι κόσμος εκεί μένει, περίπου 1500 με 1800, περασμένη εβδομάδα που είχα πάει στο κύριο Λεζιώτη, το ταξίαρχο στο Πετροβάλι και μου είπε περίπου αυτά τα άτομα έχουν μένει. Γι' αυτό να περιμένετε. चौधरी साहब सवाल था कि 2 साल का स्टिकर खत्म होने के बाद कितने अरसे बाद दूसरा स्टिकर जारी करेंगे? इससे पहले बता भी αφού απαντήσαμε. अच्छा वो पर्सन ने दोबारा सवाल है जी 2 χρόνια διαπαραμονή όταν θα τελειώσει, όταν θα λήξει, ρωτάνε ότι μετά από πόσο καιρό θα βγει καινούρια άδεια παραμονή. Σας έχουμε απαντήσει. Όταν θα λήξει άδεια παραμονή για 2 χρόνια, πριν 1 μήνα που να λήξει, να πάτε, θα πάτε στις περιφέρειες δικές σας με βιομετρικό διαδικασία, να έχετε μάθει μέχρι τότε όλα αυτά τα πράγματα, θα είναι εύκολα μόλις θα πάτε περιφέρεια. Δεν θα έχετε πρόβλημα, θα έχετε μάθει, ολοκληρώσετε τη διαδικασία βιομετρική και νομίζω πολύ 2 εβδομάδες, αν πάνε καλά τα πράγματα και να μην καθυστερούν τα ραντεβού και αυτά, σε 2 εβδομάδες ελπίζω θα βγει. Αυτό είναι. शाह जी अदील शहजाद साहब का सवाल जोर लगा समझ आ रहा है। अदील शहजाद देखिए जी मेरे पास इबोमाकरन है 3 साल का, अभी बाकी है स्टिकर, मैं कार्ड के लिए जा सकता हूँ या चेंज करा सकता हूँ? Έχει επί μακρόν, παραμένει 3 χρόνια, έχει περάσει 2 χρόνια, ρωτάει ότι μπορεί να έρθω εγώ να αλλάξω κάρτα βιομετρική. Μπορείς. आप जा सकते हैं और अगर अभी आपके 3 साल रहते हैं एपी माकरोन में तो आप जाकर
वहां पर अपना चेंज करवा सकते हैं। शाह जी ग्रीकी ना लिखा मैं पढ़ ना सका बंदे ना पाकिस्तानी अपना भरा लिखा जी शाह जी इसना कहना मेरे को ग्रीकी पासपोर्ट ਅਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕਾਰਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Έχει ελληνικό διαβατήριο ένας κύριος Πακιστανός, λέει ότι τι ερώτημα είναι ρε παιδιά, μπορεί να πάρει από Μακρόν. Αφού έχεις ελληνικό διαβατήριο, ελληνική θηγήνεια, ελληνική ταυτότητα και θέλεις επί Μακρόν. Είσαι λογικός φίλε μου, αγαπητέ φίλε. हाँ ना सॉरी वो बंदा मैं माफी चाहना भाईजान साहब के सॉरी मैं गल सवाल पढ़ा उन्होंने जी लिखा जी यूएन ना बस सॉरी सर क्योंकि ग्रीकी ना लिखा उन्होंने ये नाम बदलना συγγνώμη, μπερδεύτηκε, δεν έχει ελληνική ταυτότητα ούτε ελληνικό διαβατήριο, έχει το UN, αυτά που δίνουν για τους πρόσφυγες. Αυτά. कि अफसोस बोरी ना पारी मैक्रोन जी भाई आप भी एपी मैक्रोन ले सकते हैं अगर आपके पास वो यूएन का है। आप पेरीफेरिया जाएं, वहां से आप पूरी इंफॉर्मेशन आपको देंगे और आप ले सकते हैं। इंडियन भाई कह रहे हैं साढ़े नजाती कर रहे हैं साढ़े सवाल ना जवाब नहीं दे रहे। संदीप सिंह लिखा जी चिल्ड्रन ग्रीस पासपोर्ट न्यूज जी बच्चों ने बारे संदीप सिंह साहब थोड़ा सवाल आ गया για την ελληνική ηθαγένεια. Λοιπόν, να έρθουμε εκεί πέσω για τους μεγάλους και για τους μικρούς, να τους ενημερώσουμε. Οι αιτήσεις προχωράνε, εξετάζονται. Για τα παιδιά τώρα στις καινούργιες αιτήσεις, νομίζω ότι είναι κάτω από χρόνο η διαδικασία για να βγει το διαβατήριο. Σιγά σιγά αυτό θα πάει σε λίγους μήνες, σε κάποιους μήνες. Και αυτά στις μεγάλες εδώ, στις μεγάλες περιφέρειες, σε εμάς. Πάντως προχωράει κανονικά η διαδικασία και δεν έχει μεγάλες καθυστερήσεις. Για τα παιδιά αυτοί, για να πάρουν η ελληνική, τι πρέπει να έχουν δηλαδή με το καινούριο νόμο που έχει βγει? Τα παιδιά καταρχήν εφόσον έχει άδεια τουλάχιστον ένας γονιός, με το που πάει 6 χρονών το παιδί στο δημοτικό, πρώτη τάξη, μπορεί να κάνει αίτηση. Μπορεί να κάνει αίτηση. Πολύ ωραία. Γιατί από τους δύο γονείς, μάνα ή πατέρα, πρέπει να έχουν 5 χρόνια άδεια παραμονή. Να έχουν ολοκληρώσει. Και να έχει πάει έκτη δημοτικού, την πρώτη τάξη, πρώτη δημοτικού, και με χαρτί το σχολείο και όλα τα δικαιολογητικά πάει να καταθέσει με 100 ευρώ παράβολο. Αυτό. बच्चों के लिए ये है कि कम से कम 6 क्लासें जो दिमोटिको यहाँ कहते हैं प्रोती उसमें की हो और माँ या बाप में से दोनों में से एक कम से कम 5 साल का उसका रेजिडेंस मुकम्मल हुआ होना चाहिए। फिर वो अप्लाई नेशनलिटी के लिए कर सकते हैं। 100 euro παράβολο लगेगा। Για τους μεγάλους. Για τους μεγάλους, όσοι έχουν συμπληρώσει 7 χρόνια τουλάχιστον με άδειες στη χώρα, αλλά με συγκεκριμένες άδειες, δηλαδή η επί Μακρόν, η δελτίο μόνης διαμονής, η δεκαετία, αυτοί μπορούν να κάνουν με 700 ευρώ παράβολο. 700-800. 700 έτοιμα για πολιτογράφηση. बड़े लोगों के लिए वो पुराना ही कानून है कि 10 साल का आदिया पारामुनी आपका होना चाहिए। 10 साल मुकम्मल होने के बाद आप 700 euro पाराबोलो इसका है, वो आप बाकी डॉक्यूमेंट्स आप साइट पे भी दे सकते हैं, पुर्गियो मितानास्तिफसी या पुर्गियो एसोटेरिकोन, कि उसके ऊपर आएगा थगेनिया, वो आप निकालेंगे। उसमें पूरे आपके वो एप्लीकेशंस के फॉर्म भी और डिकोलोगेटिका जो चीज़ें चाहिए रिक्वायर वो पूरी उसके ऊपर है। वहाँ से आप प्रिंट कर लें, निकाल लें, दूसरे लोगों को भी बताएं। और हम इंशाल्लाह अपने पेज पे जिस तरह आज हमने ये किया है, ये हम इसी हफ्ते वो ग्रीक लैंग्वेज के भी 17 सफ़े अलहदा हैं और दूसरे जो लैंग्वेज के वो अलहदा है, वो भी हम अपलोड कर रहे हैं ताकि आपको सहूलत हो, आप वहीं से वो निकाल कर आप अपना तैयारी कर सकते हैं। मोहसिन अब्बास साहब, सर 7 साल वालों के लिए एनसीमा का प्रूफ जरूरी है या नहीं? 7 साल वालों के लिए जी सबूत है एनसीमा में। कुछ लोग तो बताते हैं ना कि एनसीमा की जरूरत है, कोई अपनी तरफ से फाइन बढ़ाते हैं। Ρωτάνε για τα 7 χρόνια το νόμο που είναι, τα δικαιολογητικά, είναι υποχρεωτικά να έχουν ένσημα? Όχι. Αυτό είναι. भैया 7 साल वाले सबूत के लिए बताया है कि ये तकरीबन इस दफा उन्होंने बहुत सारे सबूत रखे हैं, उनमें से कोई भी एक सबूत हर साल का होना लाजमी है, जिसमें
आप अपनी एम्बेसी के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड या कोई भी लेटर वो नहीं चलेगा, उसकी इजाजत नहीं है, उसको कबूल नहीं करेंगे। बाकी यूनानी अदारों के बस का कार्ड हो, बैंक के, मनीग्राम के, वेस्टर्न यूनियन के, कोई भी आपने पैसे भेजे हैं, पैसे आपके नाम आने चाहिए, पानी, बिजली, टेलीफोन का बिल, मोबाइल का बिल, उसके बाद सरकारी अस्पताल की आप गए हैं, कोई दवाई या कोई टेस्ट कराए हैं, लेकिन आपका नाम होना लाजमी है, उसके ऊपर लिखा हो, ये इस किस्म की सारी चीजें हैं। कोई पुलिस ने पकड़ा है आपको किसी उस वक्त में, उसने लेटर दिया हुआ है, फिंगर हुए हैं, ये तमाम आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे उसमें प्रूफ में आते हैं 7 साल कानून के। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एंस में ही हो, नहीं, ये कोई शर्त नहीं है, हो तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। जी चलो साहब खत्म। शाह जी अहमद साहब को पात्रा जो है जी, अहमद भाईजान, जी जी, इन्होंने सवाल डॉक्टर किया। ताहिर साहब दे भाई ने छोटे। अच्छा अच्छा जी जी, उन्होंने लिखा है जी कि मैं पात्रा में 7 साल सबूत पे पेपर जमा करा सकता हूँ या नहीं, या किसी और जगह। είναι και ο γιατρός από την Πάτρα και λέει ότι εκεί στην Πάτρα, περιφέρεια, για 7 χρόνια νόμο όταν θα ξεκινήσει μπορώ να καταθέσω στην Πάτρα. Hamad bhai, बिल्कुल पूरे यूनान के पेरिफेरिया में जहां जहां भी पेरिफेरिया है आप रहते हैं उसके करीब 3 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और आप वहां रदे को लेकर 7 साल सबूत पे अपने कागजात जमा करवा सकते हैं। अनवर ख्रिस्तो राना साहब जी बहुत बारी सवाल किया ने जवाब दे रहे हैं जी। सर 7 साल वाला कानून पेरिफेरिया में कब शुरू हो रहा है? 3 अप्रैल को भाई मेरे, 3 अप्रैल बार बताते हैं, 3 अप्रैल से शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। Πρώτα Θεός. Ρωτάνε πότε θα ξεκινήσει για 7 χρόνια, τους είπα 3 Απριλίου, πρώτα Θεός. ਹੁਣ ਜੀ ਅਨਵਰ ਖਿਸਤੋ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? Λοιπόν, ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਰਫੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ Ναι, μπας με ραχάλε και κύριε Χρονόπλε, τα είπαμε πάρα πολλά πράγματα. Ελπίζω όλοι οι κορατές, οι μετανάστες που αυτή την εκπομπή δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Παγκόσμια αυτή τη στιγμή παρακολουθούν live. Και είδατε, Αμερική, Γερμανία, Πακιστάν, Ινδία, παντού είναι αυτοί που μας παρακολουθούν. Τώρα νομίζω για σήμερα ήταν αρκετά πράγματα που σας έχουμε ενημερώσει. Θα είμαστε στη διάθεσή σας. Πρώτα Θεός, υγεία να έχουμε και κύριο Χρονόπλος και όλη η παρέα του, όλοι οι συναδελφοί του και εμείς να έχουμε υγεία, αλλά προσέξτε κάθε εκπομπή που σας παρακαλάω εγώ και όλοι δημόσιοι που είναι υπεύθυνοι, που στενοχωριόνται, εάν σας εκμεταλλεύονται ή σας παρασύρονται, αυτό είναι άσχημο για σας και για την οικογένειά σας. Δεν θα περάξει ούτε τον κύριο Χρονόπλο, ούτε εμένα, ούτε κανέναν άλλον. Εμείς θα στενοχωρηθούμε. Ένα πράγμα, δημόσια ελληνικά το λέω, γιατί ακούνε και άλλες κοινότητες μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Πάρα πολλοί με πάρουν τηλέφωνο, με ρωτάνε, εγώ όσο μπορώ μόνο για τα νομικά θέματα σας ενημερώνω και σας απαντάω. Πολλές φορές με ρωτάτε συμβουλή ή γνώμη για παρανομία, εγώ ποτέ και ποτέ δεν ανακατεύω, ούτε έχω δικαίωμα να σας συμβουλεύω, μη με ρωτάτε για αυτό το πράγμα. Εγώ δεν είμαι. Εγώ θέλω μόνο να σας ενημερώσω νομικά θέματα. Εκεί, εάν είστε νόμιμο, με δικαιολογητικά και εκεί αν χρειάζεται κάποια βοήθεια με τον νόμιμο τρόπο, εκεί μπορώ να σας καθοδηγήσω. Τι είναι σωστό και τι δεν είναι σωστό. Αλλά ποτέ με ρωτάτε πολλές φορές ότι να σας συστήσω κάποιους δικηγόρους. Όχι, δεν ανακατεύω. Ποτέ σας έχω πει εγώ πάντα. Εγώ δεν είμαι για τέτοια πράγματα. Εγώ ζωή να έχω, υγεία να έχω, εγώ μέχρι λευταία ανάσα να σας προσφέρω εθελοντικά τη σωστή και έγκυρη ενημέρωση για να γλιτώσετε από τα κυκλώματα που σας παρασύρονται, που λένε ψέματα. Όχι, εμείς εδώ σας βλέπετε, εδώ είναι όλοι υπουργεία σε περιφέρειες, σε άλλα γραφεία. Γιατί έχουν εμπιστοσύνη και αγαπάνε και εμείς συνεργαζόμαστε? Για σας.
Για σας κάνουμε, έρχεται κύριο Χρονόπλο, τι δουλειά έχει τώρα βραδιάτικα Σαββάτο βράδυ να έρθει εδώ και αυτός αγαπάει σας τους μετανάστες. Πέρα από αυτό, προσπαθούμε να κάνουμε και τη δουλειά μας πιο εύκολη. Έτσι, έτσι. Όταν θα είσαστε εσείς ενημερωμένοι σωστά, δεν θα έχετε πρόβλημα εκεί. Δεν θα δημιουργούνται προβλήματα. Η δουλειά θα γίνεται καλύτερα. Έτσι. Και όταν είναι πολύ κόσμος ξαφνικά μαζεύεται και εκεί, και αυτοί οι άνθρωποι είναι. Όλοι εκεί πέρα πάλι. Δεν έχουν μαγικό αυτό το πράγμα. Να το προσέχετε και αυτό. Πώς μιλάτε. Ευγένεια. Αυτό είναι το παν. Και να έχετε δίκιο και αν φωνάζετε, δεν θα βρείτε το δίκιο. Γι' αυτό πολιτισμένα, όμορφα, πολλές φορές καθυστερεί. Παλαμάκια με δύο χέρια γίνονται. Δεν φταίει μόνο η Υπουργεία, η Περιφέρεια, οι δημόσιες υπηρεσίες. Και αυτοί με δύσκολες συνθήκες αργάζονται. Δεν παίρνουν και περιορίες. Δεν παίρνουν και άλλα πολλά πράγματα. Δουλεύουν πολλές ώρες. Το βλέπουμε, το ζούμε εμείς από κοντά. Γι' αυτό πρέπει όλοι εμείς και ο Τσόδρι Τζάζ και άλλοι συνεργάτες μου, εμείς εθελοντικά όταν άρχισε από τους Δήμους γινόταν χάμος και εμείς, εγώ άρρωστος ήμουνα, καρδιά έχω και ήμουνα παρόν εκεί και με δική μου παρέα. Βοηθήσαμε πρώτη μέρα που άνοιξε περιφέρεια. Και τώρα εμείς, ό,τι τίποτε, όχι μόνο περιφέρεια Αττική η Α, όπου χρειαστεί βοήθεια εθελοντικά, εμείς μπορούμε να αυτή είναι η υποχρεώσή μας, σαν κοινότητα, επίσημη κοινότητα, για να βοηθήσουμε, να κάνουμε συνεργασία, να ομαλώσουμε τα πράγματα. Γι' αυτό σας παρακαλώ, όταν πάτε στα δημόσια υπηρεσίες, όπου τίποτε, να είσαστε ευγενικοί, καθαρά ρούχα να φοράτε, να μιλάτε σιγά, να μην μιλάτε κινητά πολύ δυνατά, γιατί φαίνεται, ρεζίλοι γινόμαστε. Αυτός είναι Πακιστανός, μιλάει δυνατά, τι, αυτό δεν είναι ευγένεια. Αυτές είναι μικρές λεπτομέρειες, αλλά δείχνει προσωπικότητα. Γι' αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ. एक सेकंड ना जवाब दे दे क्योंकि बहुत दफा सवाल आसम महमूद साहब आसम महमूद भाईजान आपका सवाल जो है ना आप में शाह साहब आसम महमूद कह रहे हैं कि 3 साल का कद खाकी वाला के पास सफेद कार्ड है, क्या वो पाकिस्तान जा सकते हैं या नहीं? बस ये अगर तो उस सफेद कार्ड पे प्रोसफिगा लिखा हुआ है, 3 किस्म के सफेद कार्ड कथा खाकी देता है, तो अगर उस पे लिखा हुआ है प्रोसफिगा और आपके पास ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप नहीं जा सकते, ये ज़हन में रखिए। लेकिन फिर भी आप जब ये बात करते हैं तो मेरे टीम को या मेरे उस पे व्हाट्सएप पे या वाइबर पे या उसकी फोटो कापी भेज दिया करें ताकि मैं देख लूं कि उसकी कैटेगरी क्या है, फिर मैं आपको उसका जवाब दे सकता हूं, लेकिन एहतियात जरूर कीजिएगा. Τελευταίο μήνυμα που θέλετε, εγώ τα είπα όλα, αλλά και από εσάς θέλω να πούμε συμβουλή. Και τι θέλετε να πείτε? Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι παρόλα αυτά που είπατε, όλοι οι αλλοδαποί που είναι Πακιστάν, Ινδία, Μπαγκλαντές, είναι οι πιο ευγενικοί. Ευχαριστώ. Και οι πιο ήρεμοι άνθρωποι. Βέβαια, πολλές φορές δεν ακούνε αυτά που τους λέμε, ναι. Αλλά έχουν στο μυαλό τους κάπως τα πράγματα και επιμένουν. Πάντως είναι πιο ευγενικοί άνθρωποι. Αυτό μάλλον είναι και στην κουλτούρα έτσι. αυτών των λαών. Δεν είναι επιθετικοί, δεν είναι βίαιοι. Ακριβώς. Ναι. Είναι οι άνθρωποι με τα λιγότερα προβλήματα. Βέβαια έχουν δημιουργήσει προβλήματα με πλαστά, με διαβατήρια, διάφορα ιστορίες. Αυτά πλέον με την καινούρια κάρτα θα τελειώσουν. Ακριβώς. इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि हमारी पाकिस्तानी, बांग्लादेश और इंडियन कम्युनिटी जो जितनी है, इन्होंने बड़ी तारीफ की है, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो बहुत तहजीब वाले हैं. ये हमारे अंदर, हमारे माशरे में है ये चीज़, इखलाक से बात करना और किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा उसको नहीं करना. बाज़ बात हो जाता है, लेकिन आप कुछ समझते नहीं है, इसलिए कोशिश किया करें कि आप इसको जो है वो इसी तरह अपने वकार को रखें, बहाल रखें. ये लोग हमसे खुश हैं और कभी कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो आप तहम्मुल से, यही बात होती है कि एक दूसरे की बात आप अच्छी तरह, हाँ अब उसमें एक चीज़ का इन्होंने कहा है कि प्लास्टोग्राफिया जो 4G बहुत सारे हमारे बंदे भाई करते रहे हैं या कर रहे हैं, अब ये बायोमेट्रिक सिस्टम से वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी. तो इसलिए एहतियात करें कि जो भी आपको ये बात कहे उससे आप परहेज करें. इस पर रिफ्यूजी लिखा हुआ है शाह जी, आसम महमूद ने जी रिफ्यूजी वाला वो नहीं जा सकते. नहीं जा सकते जी, आसम का भी थी रहा, जनान जी रहा थी, मजीद रहा जी.
जी, तो सर। एनी हो आज का program जी, sir. sempre जी, जी. ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε, φτάσαμε τέλος στην εκπομπή μας σήμερα. Βέβαια και άλλες φορές πρώτα Θεός όταν θα προχωρήσουν τα πράγματα να δούμε πώς θα γίνουν και ό,τι χρειαστεί εδώ είμαστε και εμείς κάθε εβδομάδα ή Παρασκευή ή Σαββάτο. Αυτά είναι 2 μέρες, αλλάζουμε ανάλογα τι δουλειά έχω, τι υποχρέωσης έχω εγώ και ο κύριο Ιγιάς. कल जो है कल प्रोग्राम चौधरी इजाज साहब का होगा पटवारी पंजाबी प्रोग्राम है माशाल्लाह झंडे गाड़े हुए हैं और पूरी दुनिया से लोग जो है वो ये देखते हैं सुनते हैं पसंद करते हैं यही बात होती है ये अब क्या चौधरी साहब को तकलीफ पड़ी हुई है ये सब करने की आप लोगों के दुख बांटने के लिए आप में थोड़ी सी मुस्कुराहटें आपको देने के लिए हमें अपने नाम या उससे तो कोई जरूरत नहीं है हम सब हमें जानते हैं अल्लाह की मेहरबानी से इसलिए आप इस चीज का ख्याल रखें और जो भी मैसेज करें उसमें इखलाक का दामन मत छोड़ें हमारे बुजुर्ग हमारी बहनें हमारे बच्चियां हमारे नौजवान पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम देखते हैं तो इसलिए आप अपनी फरमाइश बताएं अपना सवाल बताएं अपनी मजबूरी बताएं हम कोशिश करेंगे उसको हल करने की कोमल मुल्तानी भाई ने बहुत बहुत फरिश्तों को लिखा है कोमल भाई बहुत बहुत सत श्री अकाल शुक्रिया कल परसों तो कल गप लाएंगे इंशाल्लाह इस आखिरी पैगाम के साथ हमेशा की तरह कि जितने भी लोग कैंपों में थानों में जेलों में कैदोबंद की सौतें बर्दाश्त कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको जल्द रहाई नसीबत करे उनको अंदर के हालात उनके दुरुस्त करे सेहत तंदुरुस्ती दे बहुत बुरी हालत में अंदर उनको बीमारियां हैं डॉक्टरों के पास नहीं वो लेकर जाते दवाइयां नहीं मिलती और बहुत बुरी हालत में है अल्लाह ताला उनकी तकलीफें परेशानियां दूर करे उनके जानो माल की घर की हिफाजत करे उनके घर वालिदैन बच्चों की भाइयों की सबकी उनकी जो है वो उनकी हिफाजत करे आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जो बीमार है उनको शिफाए कामिलाना आजलाना अता फरमाए जिनकी वालिदैन बीमार है अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता करे क्योंकि माओ का साया और उनकी दुआएं इससे बड़ी दुनिया में और कोई चीज नहीं है और जो भी हमारे ये नौजवान हैं अभी ये बच्चे आए हैं वसीम है अयान है ये चौधरी साहब के साहबजादे हैं ये हमारी नई टीम में शामिल हुए हैं अल्लाह ताला इनको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे इनकी परेशानियां दूर करे और मिस्टर खुरोनोप्लो के लिए भी आप दुआ करें इनको सेहत दे इनकी भी वालदा है ये अपनी पूरी वालदा की खिदमत करते हैं ये बहुत बड़ी बात है मिस्टर इलियास έχει μαμά και την προσέχει γι' αυτό είναι καλύτερο δώρο τον άνθρωπο είναι αυτό που είναι τυχερός που προσέχει τη μάνα η μάνα άμα κάνει ευχή είναι ο Θεός δεν μπορεί να αρνηθεί αυτό πιστεύουμε εμείς γι' αυτό ευχαριστώ πάρα πολύ για όλους μέχρι επόμενο Σαββάτο για το μεταναστευτικό το πρόγραμμα था मैं दिपला सास अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और चौधरी इजाज अहमद को इजाज़त दीजिए इंशाल्लाह कल चौधरी इजाज साहब पटवारी प्रोग्राम के साथ आपके साथ यहाँ मौजूद होंगे शाम को 8 बजे भूलिएगा नहीं अल्लाह आपका निगहबान।